हाय एवरीवन, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हम सितंबर मंथ के स्टेट न्यूज़ और फाइनेंस न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, हम हर महीने के जो करंट अफेयर होते हैं यानी जो मंथली करंट अफेयर्स होते हैं उनको 5 to 6 सेगमेंट्स यानी अलग अलग टुकड़ों में उनको पढ़ते हैं। सारे ही सेगमेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि सारी न्यूज़ प्रॉपर्ली कवर की जा सके, आपको ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिल सके, एक जैसी न्यूज़ एक साथ ऑर्गेनाइज की जाए ताकि अच्छे से याद हो जाए, समझ में आ जाए और आप एग्जाम में रिकॉल कर पाओ। ठीक है, अभी तक ये पूरा जो सितंबर मंथ है इसके बाकी सारे सेगमेंट हम कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट डेज हमने कर लिया, बुक्स अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स कैटेगरी हमने कर ली, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स, रैंकिंग, काफ़ी कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज ये लास्ट सेक्शन या सेगमेंट है और जिसमें हम स्टेट न्यूज़ सारी कवर करेंगे। ऐसा नहीं स्टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, नो, जितनी भी सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन है उन सब के लिए जो इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज़ है, यानी किसी स्टेट में अगर कुछ भी नया हुआ है, पहली बार हुआ है, इंपॉर्टेंट हुआ है, वो स्कीम भी हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, किसी चीज़ का फाउंडेशन स्टोन रखा गया हो, किसी चीज़ का इनॉग्रेशन किया गया हो, तो वो हम पढ़ेंगे। इसको स्टेट न्यूज़ में इसलिए डाल दिया जाता है ताकि एक स्टेट से जुड़ी हुई सारी खबरें एक साथ आपको मिल जाएंगी। जम्मू कश्मीर की सारी हम एक साथ पढ़ेंगे, लद्दाख की सारी एक साथ पढ़ेंगे, महाराष्ट्र की सारी एक साथ पढ़ेंगे, लाइक दैट, इसलिए हम उसको स्टेट न्यूज़ कह देते हैं। ठीक है, और फाइनेंस न्यूज़ बेसिकली जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनमें जो कॉमन फाइनेंस न्यूज़ आपको पढ़नी होती है उसका कंपाइलेशन हम यहाँ डालते हैं। बैंकिंग वाले बच्चों के लिए भी काम की, बाकी एग्जाम के लिए भी काम की होती है। स्पेशली जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं, आप वीकली सीए देखा करिए, पायल मैम का हर मंडे को 4 PM अपलोड होता है, वो मंथली भी डालते हैं, वो पर्टिकुलरली बैंकिंग वाले बच्चों के लिए होता है। ठीक है, ये सभी बच्चों के लिए, एसएससी दे रहे हो, कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, स्टेट पीएससीज दे रहे हो, बैंकिंग दे रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, बैंकिंग वालों के लिए भी इसमें से सेगमेंट्स काम के निकल जाएंगे। चलिए, सो ये जो 5 to 6 सेगमेंट्स है, अगर आपने पहले के सेगमेंट नहीं देखे तो क्या ये पार्ट देखे या नहीं देखे? बिल्कुल देख सकते हैं, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, वो अलग अलग सेगमेंट है यानी सेक्शन है, टुकड़े हैं, आपस में लिंक्ड नहीं है। अगर आपको पहले के वीडियोस देखने हैं तो नीचे आप वीडियो का जो टाइटल होता है वहाँ क्लिक कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का पूरा लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के पूरी प्लेलिस्ट वेल ऑर्गेनाइज है, वहाँ से आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। ओके, अब इन सभी पार्ट्स का एक सिंगल PDF होता है। बहुत से बच्चे PDF पूछते हैं, मैं हर बार बताती हूँ फिर भी पूछते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक आई बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए तो आपको PDF का लिंक ओपन हो जाएगा। parchamclasses.in पे जाकर के आप ये PDF एक्सेस कर सकते हो सभी सेगमेंट्स का, यानी मंथली करंट अफेयर का एक सिंगल PDF, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। ठीक है जी, जिन बच्चों के पास में PDF बैंक होगा या फिर CA सब्सक्रिप्शन होगा, जो बच्चे बार बार PDF खरीदने के आदी होते हैं, उनको उसी से पढ़ना होता है, तो इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू मूव आइदर फॉर CA सब्सक्रिप्शन। अगर आप सिर्फ करंट अफेयर फॉलो करते हो तो ये वाला सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, परचम ऐप पे मिलेंगे ये दोनों ही, तो आपको सारी CA से रिलेटेड PDF डेली, वीकली, 6 मंथली सब कुछ एक जगह मिल जाएंगी। अगर आप बाकी सब्जेक्ट भी फॉलो करते हो, उनके भी PDF से पढ़ते हैं, तो आप PDF बैंक की तरफ चले जाइए। CA तो मिलेगा ही, बाकी जो भी कुछ YT पे हम पढ़ते हैं सारे PDF आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी बहुत अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं बिकॉज नवरात्रि फेस्टिव सीजन चल रहा है। अगर परचेज करने का मन है अभी नहीं तो 10-15 दिन बाद, तो बेटर है अभी कर लीजिए बिकॉज यू विल बी गेटिंग गुड डिस्काउंट्स। ऑलराइट, चलिए नाउ बहुत से बच्चे अगेन Q3 सवाल के बारे में पूछ रहे थे, तो जिनको नहीं पता पहले मैं बता देती हूँ। हर क्वार्टर में यानी हर 3 महीने में एक PDF या ई-बुक आती है जिसमें हम उस पूरे क्वार्टर यानी 3 महीनों के 300 से भी ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन का कंपाइलेशन लाते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, रिविजन कर सको, और साथ में उनका एक्सप्लेनेशन भी होता है। तो कुछ बच्चों को थ्योरी से पढ़ने में ठीक लगता है, कुछ को क्वेश्चन से पढ़ने में ठीक लगता है। ये क्वेश्चन वाले बच्चों के लिए, थ्योरी वाले बच्चे यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, अपना टेस्ट ले सकते हैं, और जो MCQ से ही पढ़ते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है। इसका नाम है सवाल ई-बुकलेट। Q1, Q2 पहले ही रिलीज हो चुकी थी, Q3 रिलीज हो चुका है जुलाई, अगस्त, सितंबर का। इंडिविजुअल क्वार्टर की जो बुक्स हैं कहाँ मिलेंगी? अगेन आई बटन पे क्लिक करूँ, ये मिल जाएंगे parchamclasses.in के ऊपर। अगर पूरा सब्सक्रिप्शन चाहिए, एनुअल सब्सक्रिप्शन जिसमें चारों क्वार्टर आ जाए जैसे रिलीज हो, तो उसके लिए आप ऐप पे चले जाइए, सारे सब्सक्रिप्शन ऐप पे अवेलेबल हैं, कोर्सेज एंड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कोई भी डाउट, क्वेरी, कंसर्न होती है, नहीं समझ में आ रहा, कहाँ जाना है, कहाँ से खरीदना है, क्या है क्या नहीं है, कुछ खरीदा था मिल नहीं पा रहा, ढूंढ नहीं पा रहे, वॉट एवर, अगर कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस में प्रॉब्लम आती है तो ये एक हेल्पलाइन नंबर है 9929507407। सुबह 10 से शाम के 6 बजे के बीच में आप इस पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके अलावा parchamclasses06@gmail.com ये तो है ही ईमेल ID, आप इस पे लिख सकते हो। ऐप चैट कर सकते हो परचम ऐप में जाके, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, टीम विल बी हेल्पिंग यू। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर आपको किसी और एग्जाम से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, या फिर कौन सी वैकेंसी निकली है, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, कहाँ से फिल करना है, कैसे तैयारी करनी है, मेरा ये स्ट्रीम में अब मैं कौन सी एग्जाम दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, एलिजिबल हूँ, ये सारी अगर गाइडेंस चाहिए
तो एग्जाम गाइडेंस सेल परचम ने आपके लिए ओपन कर रखा है, लेकिन लिमिटेड टाइम है कॉल करने का। दिन में 2 बजे से 4 बजे के बीच ही आप इस पे कॉल कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 8770995187, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। एक ईमेल एड्रेस भी है parchamexamguide@gmail.com, इस पे आप अपनी क्वेरी मेल भी कर सकते हो। यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंटोर रहेंगे जो आपको गाइड करेंगे। आप जो भी एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अभी हमने स्टार्ट कर रखा है, उसी पे स्पेशलिस्ट हैं ये जो मेंटोर है, वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है जी, हो गई सारी जानकारी। अब हम बढ़ेंगे हमारे पहले सेक्शन की तरफ, विच इज स्टेट न्यूज़। उस पर बढ़े उससे पहले 8 से 9 सेकंड का कुछ एक टीजर है, जल्दी से देखिए ताकि आपको सारे अभी जो रिसेंटली लॉन्च हो रखे हैं कोर्सेज सब्सक्रिप्शन, उनका आइडिया मिल जाए। लौट करके आइए, यहीं से शुरू करेंगे। ऑलराइट, सो वेलकम बैक। स्टेट न्यूज़ में आप मुझसे पढ़ो, उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। देखिए, अगर डेली वीकली फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आंसर कर पाओगे, नहीं करते नो प्रॉब्लम, आज इसका आंसर मिलेगा, पढ़ेंगे ही हम। कंट्रीज फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन, यानी कि कहाँ पर देश के पहले मानचित्र कला संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। कार्टोग्राफी क्या होती है? अलग अलग तरीकों से जो मैप्स वगैरह बनाए जाते हैं ना, उनको कार्टोग्राफी कहते हैं। अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे देश का यानी भारत का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ठीक है, वो आपको बताना। उत्तराखंड में कहीं हुआ है, ये मैं आपको हिंट दे देती हूँ। चलिए, स्टेट नहीं बताना, उत्तराखंड में कहाँ हुआ है वो बताना है। ओके, मूविंग ओवर टू द वेरी फर्स्ट न्यूज। India begins construction of world's highest combat airfield at न्योमा in लद्दाख, यानी कि भारत ने लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू किया है। तो पहली बात तो ये कि दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र होगा, यानी कि सबसे ऊंचा, वर्ल्ड का हाईएस्ट कॉम्बैट एयरफील्ड होगा। कहाँ पे? न्योमा, लद्दाख के अंदर। अभी इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, यानी अभी इसका फाउंडेशन स्टोन लेकर के कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, अभी रेडी नहीं हुआ है। कौन करेगा ये काम? अब देखिए, लद्दाख वाला एरिया है, बॉर्डर के आसपास वाला एरिया है, तो बीआरओ इसके काम में लगेंगे। और ये जो फाउंडेशन स्टोन है इस प्रोजेक्ट का, वो देवक ब्रिज के आसपास वाले एरिया में रखा गया है। देवक ब्रिज कहाँ पड़ता है? जम्मू में पड़ता है। ठीक है जी। न्योमा इंडियन एयरफोर्स बेस ऑलरेडी वहाँ पे है, जो कि एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, वहाँ पे ऑलरेडी ये बेस स्टैब्लिश्ड है। अब एक और चीज़ वहाँ पे बनने जा रही है। ऑल्टीट्यूड जो है न्योमा का 4180 मीटर्स तक जाता है, यानी इतना हाई ऑल्टीट्यूड पे है, इसीलिए वर्ल्ड के हाईएस्ट एयरफील्ड कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज, जम्मू एंड कश्मीर उधमपुर रेलवे स्टेशन, जेएनके का कौन सा रेलवे स्टेशन? उधमपुर रेलवे स्टेशन ऑफिशियली रीनेम कर दिया गया है कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। सो अब अगर पूछ लिया जाए उधमपुर रेलवे स्टेशन को रीनेम करके क्या किया गया है? कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ये एक सिंगल लाइनर न्यूज थी। आगे चलते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर, अच्छा क्योंकि ये वर्ड आया है मैं क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि लेफ्टिनेंट ही राइट होगा, ल्यूटेनेंट रॉन्ग हो जाएगा। नो, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन की वजह से डिफरेंस है। आप इसको लेफ्टिनेंट भी पढ़ सकते हो, आप इसको ल्यूटेनेंट भी पढ़ सकते हो। इवन ल्यूटेनेंट इज नॉट रॉन्ग। ओके, जस्ट एन अपडेट। एनीवेज, सो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनॉग्रेट्स बंगस वैली फेस्टिवल। बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ हुआ या कहाँ इनॉग्रेट किया गया, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया अगर पूछ लिया जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये किया गया। मनोज सिन्हा जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है जेएनके के, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनॉग्रेशन हुई। एडवेंचर फेस्टिवल है बेसिकली, अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज यहाँ पे हुई। नेक्स्ट न्यूज आती है पिंक टॉयलेट से रिलेटेड। तो देखो, अब हम नॉर्थ से सीधे नॉर्थ ईस्ट पे जा रहे हैं। अभी हम नॉर्थ में फर्दर साउथ नहीं आ रहे हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, लद्दाख पढ़ते हैं, जेएनके पढ़ते हैं, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, इस तरह से होते हुए मूव करते हैं। इस बार हम लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर से सीधे पहले नॉर्थ ईस्ट कवर कर रहे हैं। तो पिंक टॉयलेट्स का निर्माण कहाँ किया जाना है? त्रिपुरा। कहाँ पे? त्रिपुरा। तो सिंपल है याद करने के लिए, एक पिंक ट्री इमेजिन कर लीजिए। कैसा ट्री इमेजिन करेंगे? मेरे पास पिंक कलर रेडी तो नहीं है, मैं पर्पल से बना देती हूँ। सो एक पिंक ट्री इमेजिन कर लीजिए। सो पिंक टॉयलेट्स फॉर विमेन कहाँ पे इनिशिएट किए जाएंगे, कहाँ स्टार्ट किए जाएंगे? त्रिपुरा के अर्बन एरियाज के अंदर किए जाएंगे। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ये भी अनाउंस किया है उन्होंने कि जो 33% रिजर्वेशन है विमेन का, 33% रिजर्वेशन है विमेन का गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर किया जाना है। एंड 50% रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, वहाँ पे जो शॉप्स खोली जाती है उनमें 50% रिजर्वेशन विमेन के लिए किया जाएगा। तो कुछ एक अनाउंसमेंट्स हैं जो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने सामने लाए हैं हाल ही में। कोकबोरोक लैंग्वेज इन न्यूज।
कोकबोरोक लैंग्वेज, अब ये कोकबोरोक लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, कौन बोलता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोई भी भाषा, कोई भी ट्राइब, कोई भी फेस्टिवल, कल्चर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ अगर न्यूज़ में आती है, वो न्यूज़ भले से इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन वो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसके आसपास डिस्कशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा। सो कोकबोरोक लैंग्वेज को न्यूज़ में देखा गया। क्यों देखा गया? क्योंकि भाई 260 पीपल थे, उनको डिटेन कर लिया गया, 12 घंटे की कोई स्ट्राइक वो कर रहे थे, और उनकी डिमांड क्या थी कि जो कोकबोरोक भाषा है वो रोमन स्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस की जाए। कौन सी स्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस की जाए? रोमन स्क्रिप्ट में। तो ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूज़ के अलावा अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, कोकबोरोक भाषा क्या है, रोमन स्क्रिप्ट में क्यों मांग रहे हैं, अभी कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जा रही है, कौन से स्टेट से जुड़ी हुई कहानी है, कौन सी ट्राइब से जुड़ी हुई कहानी है, इफ देयर इज एनी ट्राइब इन्वॉल्व, समझ लेते हैं। सो कोकबोरोक लैंग्वेज जो है वो बोरोक पीपल बोलते हैं जो कि त्रिपुरा को बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो अब इसमें कोक का मतलब होता है वर्बल, बोरोक का मतलब होता है पीपल या ह्यूमन। तो जो वर्बल ह्यूमंस जो बोलते हैं, इसका मतलब हो गया कोकबोरोक। अब ऑफिशियली इस भाषा को रिकॉग्नाइज किया गया 1979 में, और ट्राइबल कम्युनिटीज जो है ना त्रिपुरा की, वो प्राइमरीली ये भाषा बोलती हैं, राइट। कंट्रोवर्सी क्या आई, ये जो भाषा है, एक भाषा को अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो कोकबोरोक भाषा है, इसको हिंदी स्क्रिप्ट में, बंगाली स्क्रिप्ट में यूजुअली लिखा जाता है। अब डिमांड ये आ रही है कि रोमन स्क्रिप्ट में लिखना शुरू करवाया जाए, एग्जाम्स वगैरह में जो भी पढ़ाई लिखाई हो रही है उसके अंदर। अगर हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बात करें, तो जो त्रिपुरा के राजा हुआ करते थे, त्रिपुरी किंग्स जो हुआ करते थे, ओरिजिनली वो कोकबोरोक को कौन सी स्क्रिप्ट में लिखते थे? कोलोमा स्क्रिप्ट में लिखते थे। तो देखिए, कोलोमा स्क्रिप्ट हो गई कोकबोरोक की, हिंदी और बंगाली में लिखाई जा रहा है, रोमन के अंदर इसकी डिमांड चल रही है। देन ये जो भाषा है, जो डायलेक्ट है, डायलेक्ट तिब्बतो बर्मन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस का है, लेकिन इसकी रूट यानी कहाँ से आया है ये कोकबोरोक की अगर हम बात करें, तो सीनो तिब्बतन स्पीच फैमिली से ही निकल के ये डायलेक्ट यानी जिस तरह से बोली जाती है वो आया है। और अगर हम रिटन फॉर्म की बात करें, डायलेक्ट यानी बोलचाल, ठीक है, बोलचाल में ये भाषा वहां से आई। लेकिन लिखित की बात करें कि कोकबोरोक का जो राइटिंग पार्ट है वो कब से शुरू हुआ, तो 1897 में एक व्यक्ति है जिनको ये श्रेय जाता है, दैट इज दौलत अहमद, जो कि एक मुस्लिम स्कॉलर थे। उन्होंने पहली बार कोकबोरोक का ग्रामर फॉर्म या वर्जन निकाला, दैट हाउ दिस लैंग्वेज शुड बी रिटन, उसको नाम दिया गया कोकबोरोमा एंड त्रिपुरा, अंग त्रिपुरा व्याकरण ग्रामर, ठीक है। तो किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है इसका रिटन फॉर्म? दौलत अहमद से जुड़ा हुआ है। तो ये हमने सारी आसपास की जिस्ट में बात कर ली, बिकॉज अगर आप आजकल के एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे, तो इवन द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन जिनको हम मानते हैं ना 12th पास के बाद जो आप एग्जाम दे सकते हो, उनमें भी काफ़ी डेप्थ में जाकर के क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। तो आज से 5-7 साल पहले का लेवल एग्जाम्स का नहीं रहा है, बिकॉज अपनी तैयारी आजकल हर कोई कर रहा है, ठीक है। तो हमें चीज़ों को डीप में पढ़ने की जरूरत होती है। चलिए, फ्री मूवमेंट रेजीम, फिर जो एक न्यूज़ में पॉइंट आता है, फ्री मूवमेंट रेजीम को लेकर के डिमांड आई कि भाई इसको बंद कीजिए। तो ये क्या है फ्री मूवमेंट रेजीम, कहाँ है, कौन से बॉर्डर एरियाज इसमें, कौन कौन से स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन से देश इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जल्दी से देखते हैं। मणिपुर सीएम ने अभी कहा था हाल ही में कि जो उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने यूनियन होम मिनिस्ट्री से डिमांड की है कि ये जो फ्री मूवमेंट रेजीम है, FMR फ्री मूवमेंट रेजीम, जिसके तहत इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे मूवमेंट हो सकता है, फेंस क्रॉस की जा सकती है, मतलब बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है, वो बंद कीजिए और प्रॉपर फेंसिंग कीजिए। कुछ एरिया में फेंसिंग नहीं है, कुछ किलोमीटर्स में, और वहां से मूवमेंट किया जाता है और लीगल है, ठीक है, कुछ किलोमीटर्स तक। तो अभी डिमांड की जा रही है FMR को आप बंद कीजिए। सो कंप्लीट फेंसिंग इंडिया म्यांमार बॉर्डर की होनी चाहिए, स्पेशली मणिपुर वाले ये रीजन के अंदर। सो 16 किलोमीटर्स और ऑन आइदर साइड, यानी इंडिया में भी 16 किलोमीटर तक और म्यांमार में भी 16 किलोमीटर तक आवाजाही परमिटेड है, बट उसको बंद करने की बात की जा रही है। और आपको सिर्फ एक क्रॉस बॉर्डर परमिट या पास की जरूरत होती है, और वो 1 साल तक वैलिड होता है, और उसके थ्रू आप मूव कर सकते हो, ठीक है। अब म्यांमार से अब ये न्यूज़ आई ना, तो देखिए म्यांमार से कितने स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नमामि, ये तो हो गया न मा मी, यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और ऊपर तो अरुणाचल आता ही है। तो ये 4 स्टेट्स है जो कि म्यांमार के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तो पॉइंट आपने ये ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं जी। सो अब पॉइंट क्या आता है, अब ये जब डिमांड आई ना FMR को बंद करना चाहिए, तो भी अब मणिपुर के अंदर क्या राइट या सिचुएशन चल रही है कॉन्फ्लिक्ट की, मेतीज और
कुकी ट्राइब के बीच में चल रही है, ठीक है। तो मेतीज कह रहे हैं कि ये जो लोग आते हैं बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार साइड से, वो नार्को और टेररिज्म वगैरह को और नार्को टेरर को यानी ड्रग्स वगैरह को बहुत फैलाते हैं और वही आकर के मारपीट करते हैं, वही आके दंगे फैला रहे हैं, तो ये बंद होना चाहिए। दोनों तरफ मेतीज कुकीज रहते हैं, लेकिन कुकीज आर मोर, उनकी पॉपुलेशन म्यांमार साइड में कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो जब वो मूव करके आते हैं तो ये ट्राइब और बढ़ती है इंडिया साइड में। तो इसीलिए अब कुकीज़ का ये कह रहा है कि नहीं, आप क्योंकि सीएम जो हो वो भी मेतीस ट्राइब को बिलोंग करते हो, तो आप कुकीज़ का जो पॉपुलेशन है उसको कम करना चाहते हो, क्योंकि कुकीज़ ज़्यादा उस तरफ से आते हैं, तो इसलिए आप इस बॉर्डर को बंद करवाना चाह रहे हो, क्योंकि आप मेतीस की पॉपुलेशन मेजॉरिटी में और कुकीज़ की माइनॉरिटी में करना चाह रहे हो। तो ये इस तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रखा है। ये सिर्फ आपको कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो एथनिक क्लेंजिंग करना चाह रहे हो आप, इस वजह से आप ये बॉर्डर और एफएमआर के अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे बातें बता दी। चलिए, एफएमआर जो है ये 2018 में इम्प्लीमेंट हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। अब ये जब डिवीजन किया गया ना, जब बॉर्डर बनाया गया था म्यांमार और इंडिया वाली साइड का, तो ऐसे डिसाइड नहीं हुआ था कि भाई कहाँ पे बनेगा, लोगों से कोई बातचीत नहीं की गई थी। तो ये सेम ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो एकदम से डिवाइड हो गई, पर किसी का कोई रिश्तेदार इधर है, किसी का कोई उधर है, किसी की शादी बॉर्डर के यहाँ हो रखी, किसी की वहाँ हो रखी, तो मूवमेंट होता ही रहता है, ठीक है। सो इसलिए ये बॉर्डर ओपन रखे गए थे, पर अब ये डिमांड चल रही है। सो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार डिमार्केट किसने किया था? डिमार्केट ब्रिटिश टाइम में हुआ था 1826 में, और जब स्प्लिट किया गया था तो दोनों एथनिसिटी और कल्चर के लोग बट गए थे आपस में, दोनों सेम ही थे। और ये जो बॉर्डर है बेसिकली इंडिया म्यांमार कितना लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, 1643 किलोमीटर 4 स्टेट्स से इन्वॉल्व होकर के। और इस एरिया की रक्षा या गार्डिंग की जिम्मेदारी किसकी है? असम राइफल्स की है। किसकी है? असम राइफल्स की है। चले, ओके। अब हम आते हैं मणिपुर की न्यूज से मूव करके मेघालय की तरफ। मेघालय यूजेस AI इनेबल्ड टेक टू क्लीन अप टूरिस्ट हॉटस्पॉट उमियम लेक। अब ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन कोई नहीं पूछेगा अच्छा AI इनेबल्ड कुछ क्लीनिंग चल रही है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पे ये जो लेक आ गई ना, उमियम लेक कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना सा हमको ध्यान रखना है, बाकी न्यूज पे ध्यान मत दीजिए। उमियम लेक है मेघालय के अंदर, नंबर 1। जब बांध बनाया गया था, यानी डैम बनाया गया था, तो उसके रिजर्वॉयर के तौर पे जब पानी इकट्ठा हुआ वो लेक बन गई, इसको उमियम लेक कहते हैं, और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में भी काम में आती है। तो ये जो यहाँ पे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड क्लीनिंग चल रही है, ताकि ये पानी में जो भी काई और गंदगी हो जाती है वो क्लीन की जा सके, वो स्मार्ट विलेज मूवमेंट और हांगकांग की एक टेक्नोलॉजी फर्म है क्लियर बोर्ड, इनकी मदद से बनाई गई है। अब देखो ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है, न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। उमियम लेक जिसको 12 पानी लेक भी कहा जाता है, 12 पानी लेक, उमियम लेक, और मेघालय के शिलोंग जो कैपिटल है वहां पे पड़ती है। वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक। उमियम लेक किस तरह की लेक है? नेचुरल है, आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल लेक है। आर्टिफिशियल लेक कैसे बनेगी? या तो बनवाया जाए खुदाई करवा के, नहीं तो जो डैम के रिजर्वॉयर्स होते हैं जहाँ पानी इकट्ठा होता है उसको भी आर्टिफिशियल लेक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको ये बनी कैसे? जब डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ 1965 में, और उमियम उमट्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इस पे बेस्ड है, ठीक है। तो न्यूज इस तरह से पढ़ी जाती है, न्यूज काम की है, उसमें दिया हुआ कोई पॉइंट काम का है, ये फिल्टर करना बहुत जरूरी है, ओके। चलो आगे चलते हैं असम की तरफ। असम गवर्नमेंट फॉर्म्स पैनल टू ड्राफ्ट एंटी पॉलीगैमी लॉ। इंपॉर्टेंट है जी, असम सरकार ने बहुविवाह विरोधी कानून का मसौदा तैयार करने के लिए पैनल बनाया है। सो असम गवर्नमेंट ने एक पैनल तैयार किया है, यानी 3 लोगों की एक पैनल बनाई जाएगी जो कि ड्राफ्ट करेंगे, यानी अभी बनाएंगे, कच्चा चिट्ठा बनाएंगे एंटी पॉलीगैमी लॉ का। पॉलीगैमी क्या होती है? एक से ज्यादा विवाह कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी में ये लीगल है। तो अब असम गवर्नमेंट नहीं चाहता कि ये कंटिन्यू रहे, तो उसके लिए उन्होंने एक पैनल बनाया है जो कि ड्राफ्ट करेगा एंटी पॉलीगैमी लॉ, कि नहीं होना चाहिए बहुविवाह, ओके। अब ऐसा नहीं है कि एकदम से ये हो गया। इससे पहले इन्होंने क्या किया, असम गवर्नमेंट ने इससे पहले एक कमेटी बनाई थी, ठीक है। उस कमेटी का काम ही ये था कि आप पूरे ढंग से मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो शरीयत एक्ट हम बोलते हैं 1937 के, उसको ढंग से पढ़िए, उसको समझिए, उसके कानून क्या क्या बोलते हैं। उसी के साथ साथ आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 जो कि रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है, बिकॉज आप किसी धर्म में कोई परिवर्तन करना चाह रहे हो उनके किसी पॉइंट या उनके रिलीजियस प्रैक्टिस की तरफ, तो क्या ये बीच में अवरोध या कोई बाधा या कोई किसी भी तरह का रुकावट तो नहीं पैदा करेगा, राइट। इज इट राइटियस टू डू? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही है कि आप पॉलीगैमी को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन के लोगों में रोक सको? तो ये सारी चीजें स्टडी की करवाई गई पहले, उसके बाद फिर अब एक पैनल बनाया गया जो कि एंटी पॉलीगैमी लॉ के ऊपर कानून जो होगा वो ड्राफ्ट करेगा। उसके बाद उसको प्रेजेंट किया जाएगा, आगे की कार्रवाई की जाएगी, बिल बनेगा, पेश होगा, अप्रूव होगा तो चल जाएगा।
चलिए रेजोल्यूशन जो होगा, असम गवर्नर लॉन्चेस। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? हाँ, आप सोचते होगे मैम इसमें से क्या पूछा जा सकता है, तो पूछा जा सकता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ पैनल टू ड्राफ्ट एंटी पॉलीगैमी लॉ इन इंडिया, तो असम विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए, असम गवर्नर लॉन्चेस सरपंच संवाद ऐप है जिसका नाम क्या है? सरपंच संवाद। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, सरपंच संवाद ऐप हाल ही में कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? तो असम ने लॉन्च किया। सरपंच से संवाद कीजिए साहब, ऐसे नहीं आसमान की तरफ देख के बोले भगवान अब हम क्या करें। अरे क्या करें, क्या आप सरपंच के साथ बैठिए, बात कीजिए, थोड़े फनी तरीके से, छोटे छोटे अपने खुद के ही तरीके अपना लिया करो, चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। ऑलराइट, सो कौन है गवर्नर असम के? गुलाबचंद कटारिया जी। उन्होंने ये ऐप लॉन्च की है और इस ऐप को बनाया किसने है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। डेवलप किसने किया है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। बेसिकली क्या होगा, जितने भी सरपंच हैं पूरे इंडिया में, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख सरपंच, उनको इससे जोड़ा जाएगा ताकि उनकी नेटवर्किंग हो सके, नॉलेज शेयरिंग हो सके। अच्छा, आप अपने उधर क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, आपस में सीखेंगे एक दूसरे से, राइट। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की क्योंकि बात आई है, देख लीजिए 1997 में बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, तो लॉन्च इसको यहाँ से किया गया। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ असम गवर्नमेंट के यूज के लिए ऐप है, इट इज अ पैन इंडिया ऐप विच विल बी यूज्ड बाय ऑल द सरपंच इन इंडिया। नेक्स्ट हम आते हैं मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। कौन सी स्कीम है? मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण। श्रमिक कौन होते हैं? लेबर होते हैं, कल्याण यानी वेलफेयर। कौन से स्टेट के अंदर लॉन्च की गई है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, सबसे ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न हमारा स्टेट हो गया। सो पेमा खांडू जी जो यहाँ के सीएम है, उन्होंने अनाउंस की है ये योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबर फोर्स। अब यहाँ पे लेबर के अंदर जो मेटर्निटी बेनिफिट होगा उसको एनहांस करके दिया गया है। पहले 1,000 रुपये था, 6,000 रुपये कर दिया गया। नेचुरल डेथ अगर होती है काम पे लेबर की तो उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो कॉम्पनसेशन मिलेगा। जो लेबर के बच्चे हैं अगर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हैं, कुछ पोजीशंस हासिल करते हैं, तो उनको इंसेंटिव्स दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी सारे बेनिफिट मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना में कौन से स्टेट में दिए जा रहे हैं, शुरू किए गए हैं? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट इन न्यूज इज मिथुन। वो मिथुन दा नहीं है वो नहीं है। ये मिथुन कौन है? ये मिथुन ये जानवर है, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में पाया जाता है और बाइसन का ही रिलेटिव है ना। सो इसको गयाल भी बोलते हैं, बोस फ्रंटालिस। इसका जूलॉजिकल नेम क्या है? बोस फ्रंटालिस। इसको फूड एनिमल टैग मिला है FSSAI से नॉर्थ ईस्ट के अंदर, क्योंकि मीट कंज्यूम किया जाता है। इस एनिमल को मीट के लिए ओके माना गया और इसको FSSAI का सर्टिफिकेशन मिल गया दैट यस इट्स मीट कैन बी कंज्यूम्ड, राइट। और अब धीरे धीरे इसको कमर्शियल सेलिंग में भी आप आगे बढ़ा सकते हो। सो मीट एक तो होता है कि हमने खुद ने कंज्यूम किया, एक हो गया कि अगर हम ये जानवर पाल रहे हैं तो मीट के पर्पस से अगर हम पाल रहे हैं तो इसका मीट कमर्शियली भी हम सेल कर सकते हैं। तो कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो इस एनिमल को पालती हैं, तो उनके लिए इकोनॉमिकली एक एडवांस मूव हो सकता है। ठीक है, व्हाट इज FSSAI? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मिथुन या गयाल जिसे बोलते हैं, इंडियन गौर या बाइसन का ही डिसेंडेंट है या रिश्तेदार है, और इसको काफ़ी जनरेशन से कंज्यूम किया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी राज्यों में। और फार्मर्स और जो ट्राइबल विलेज कम्युनिटीज़ होती हैं वो इसको पालती हैं, इस पर्पस से, मीट के पर्पस से कंज्यूम करने के लिए पाला जाता है। अब इसका बेनिफिट कमर्शियल सेल इसका मीट करके लिया जा सकता है। कौन सी ट्राइब्स हैं अरुणाचल के अंदर मेनली जो इससे जुड़ी हुई हैं या जिनको सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा? नीशी, आपतानी, गालो आदि ये सारी ट्राइब्स हैं अरुणाचल प्रदेश की। फर्दर मूव करते हैं। ये जो एनिमल है गयाल या जैसे मिथुन हमने कहा, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है, उसके अलावा बांग्लादेश, नॉर्दर्न म्यांमार, यूनान, चाइना के अंदर ये वाले एरियाज में मिलता है। इसको कैटल ऑफ द माउंटेन भी कहते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाकों के अंदर पाया जाता है यूजली। गयाल जो है स्टेट एनिमल है 2 स्टेट्स का, अरुणाचल का तो है ही, नागालैंड का भी है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का स्टेट एनिमल है एंड यस इसका मीट कंजम्पशन और अब कमर्शियल के लिए अप्रूवल मिल गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उसके साथ साथ अनित्रा ऐप, उन्होंने जो भी मिथुन फार्मर्स हैं जो इसको पालते हैं, जैसे कई जगहों पे आपने देखा होगा जहाँ बीफ चलता है, जहाँ पे पोक चलता है, तो बहुत सारे पिग्स को पाला जाता है, बाहर के देशों में गायों को पाला जाता है इस कमर्शियल मीट इंडस्ट्री के अंदर, इस तरह से इस एनिमल को पाला जाता है। तो मिथुन फार्मर्स जो हैं जो इनको पालते हैं उनके लिए एक ऐप बनाई गई है और जिसके तहत वो वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं खुद को खरीद और बेच के लिए। ओके, आगे बढ़े उससे पहले एक बिग अनाउंसमेंट स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जिनको ये न्यूज़ नहीं पता है कि अगर आप परचम ऐप पे जाएंगे तो आपको एक ये नया कोर्स लॉन्च मिलेगा, SSC जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024। ये किसके लिए है? जो बच्चे SSC के अंडर में जो भी एग्जाम आते हैं 2024 के कैलेंडर में अगर आप अपना एग्जाम देने वाले हो, यानी कि उसका कैलेंडर जुलाई से शुरू होता है, जुलाई में एग्जामिनेशन शुरू होता है, CGL का सबसे पहला होता है, नोटिफिकेशन आ जाता है मार्च अप्रैल के आसपास। तो अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हो और आप
जनरल अवेयरनेस का वन स्टॉप सोल्यूशन चाहते हो कि मैम यहाँ से पढ़ लें, इसके अलावा झांक करके भी नहीं देखना पड़े कुछ भी, और अच्छे से एग्जाम हम क्लियर कर सकें ये वाले सेक्शन का, तो डेफिनेटली आंख बंद करके यू कैन गो फॉर दिस कोर्स. आई एम वाउचिंग फॉर इट. इससे ज़्यादा बेहतर कोर्स आपको एसएससी में नहीं दिया जा सकता. हमने 2 साल पहले इसका फर्स्ट बैच लॉन्च किया था, उसके बाद अब ये बहुत हाईली अपडेटेड वर्जन है जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मिलेंगे ही और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव मिलेंगे, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स भी मिलेंगे, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस का इसमें इस बार प्रोविजन दिया जा रहा है जो हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अभी तो थोड़ा पढ़िए, डाउट्स इकट्ठे कीजिए. डिटेल पीवाईक्यू डिस्कशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस बार कोर्स का. तो जो भी पीवाईक्यूज हैं पिछले 5-7 साल के फैकल्टी ने इकट्ठे किए चैप्टर वाइज अलग अलग, तो टॉपिक के साथ साथ उसके बाद आपके पीवाईक्यू डिस्कशंस होंगे, जो भी डाउट्स होंगे सब वहीं क्लियर कर देने वाले हैं वो. 10 मॉक पेपर्स भी आपको दिए जाएंगे. इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे? पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके. स्टैटिक जीके का इंडिविजुअल कोर्स लॉन्च होना बचता है, वो मैं ही कवर करने वाली हूँ, बस मंथली के बाद अब उस पर लग जाएंगे. बाकी सारे सब्जेक्ट के इंडिविजुअल कोर्स भी अवेलेबल है, तो पूरा जीए कोर्स या इंडिविजुअल कोर्स आप कुछ भी ले सकते हो. लेकिन अगर ढंग से तैयारी करनी तो ऑब्वियसली आई विल बी रिकमेंडिंग पूरा कोर्स लीजिए. सो अगर कोई भी डाउट, क्वेरी, कंसर्न है तो परचम का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो. इसमें आपको शेड्यूल दिया हुआ है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं फेस्ड आउट मैनर में मिलेंगे, यानी शेड्यूल के हिसाब से लाइव किए जाएंगे, तो आप वो शेड्यूल जरूर से देखिए. हर एक कोर्स के अंदर एक एक लेक्चर फ्री किया गया है ताकि आप चेकआउट कीजिए फैकल्टी कितने ढंग से पढ़ा रही है, नहीं पढ़ा रही है, एवरीथिंग. ओके, और फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, कंसर्न है तो पूछिए. आगे बढ़ते हैं. हिमाचल, अब नॉर्थ ईस्ट कवर हो गया, अब हम नॉर्थ से चलते चलते वेस्ट और पूरा इंडिया कवर करेंगे. चलिए हिमाचल पे आ जाते हैं. हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लॉन्चेस सबल योजना टू एम्पावर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन. तो सबल योजना जो कि स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए लॉन्च की गई है, कौन से राज्य ने लॉन्च की है? हिमाचल ने लॉन्च की. या हिमाचल ने जो सबल योजना लॉन्च की है किसको टारगेट करते हुए? स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन को टारगेट करते हुए. ठीक है, तो खुद से इस तरह से सवाल पूछ के फटाफट से एक रिकॉल कर लिया करो, दिमाग में टिक जाएंगी चीजें. सबल का फुल फॉर्म देखना जरूरी है. तो स्पोर्टिंग एबिलिटीज, रीबिल्डिंग एस्पिरेशंस एंड लाइवलीहुड स्कीम, मुख्यमंत्री सबल योजना ये है. 400 स्कूल्स जो है हिमाचल में, पर्टिकुलरली हमीरपुर, सोलन और शिमला डिस्ट्रिक्ट के, उनको कवर किया जाएगा. और वहाँ पे जो भी स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, जिन्हें हम दिव्यांग भी बोलते हैं, उनके लिए अलग अलग बेनिफिट के लिए काम किए जाएंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, सारी फैसिलिटीज दी जाने वाली हैं. देन प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना. ठीक है, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना नई नहीं है, ये पहले से लॉन्च है. इसके तहत एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो वो देखिएगा. ये जो योजना है ना, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, ये 2018 में यानी 2018 में लॉन्च हो चुकी थी. हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है लॉन्चेस मोबाइल वैन प्रोग्राम. किसके अंडर में? इस स्कीम के अंडर में, टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग. जो नेचुरल फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, पेस्टिसाइड वगैरह किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको प्रमोट करने के लिए मोबाइल वैन प्रोग्राम स्टार्ट किया है हिमाचल प्रदेश ने अंडर प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, जिसके तहत मोबाइल वैन जाएगी, अलग अलग जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के सब्जी वगैरह होती हैं वो घर घर तक पहुंचाई जाएंगी, किसानों को इससे जोड़ा जाएगा, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. ये सारे काम इसमें होंगे कि आप किस तरह के और खेती के तरीके अपनाइए, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो डिलीवरिंग फ्रेश ऑर्गेनिक प्रोड्यूस टू कंज्यूमर्स और एनकरेजिंग फॉर अडॉप्शन ऑफ केमिकल फ्री फार्मिंग मेथोडोलॉजीज. अनुराग ठाकुर इनॉग्रेट सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक. तो अनुराग ठाकुर जी जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं, उन्होंने सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक इनॉग्रेट किया है. कहाँ? ये टाइटल अपने आप में थोड़ा सा इनकम्प्लीट है. ठीक है, तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है शिलारू, हिमाचल प्रदेश के अंदर. ओके, 6 लेन का 200 मीटर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक हिमाचल प्रदेश के शिलारू में. शिलारू आपने सुना होगा क्योंकि यहाँ पे पहले भी एक पहला जो ट्रैक था कंट्री का, कौन सा, हॉकी का सिंथेटिक, है ना, हॉकी सिंथेटिक ट्रैक, वो भी यहीं पे है. और अब यहाँ पे हमने कौन सा एथलेटिक ट्रैक भी लॉन्च कर दिया, बिकॉज हायर ऑल्टीट्यूड में जब आप प्रैक्टिस वगैरह करवाते हो, स्टैमिना बहुत बिल्ड होता है, बॉडी खपती है, ऑक्सीजन कम होती है, तो ये सारा थोड़ा टेंडेंसी रहती है. इस एंगल से भी देख लीजिए, समझ लीजिए कि यहाँ पे हमने एथलेटिक ट्रैक इनॉग्रेट किया है, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक. इसमें और कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी न्यूज़ है, हल्का सा नजर में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. हिमाचल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस बिल टू रेगुलेट अपॉइंटमेंट ऑफ वीसीज इन स्टेट. यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार जो है, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है ताकि जो वाइस चांसलर्स होते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ के, उनको अपॉइंट करने के लिए गवर्नमेंट का भी से हो, यानी उनसे भी, उनका भी सलाह मशवरा इन्वॉल्व हो सके. अभी क्या होता है, जो गवर्नर है, कहाँ गए, अभी जो गवर्नर हैं वो अपॉइंट करते हैं वाइस चांसलर को, लेकिन अकेले नहीं करते, किसी की सलाह पे करते हैं. किसकी सलाह पे करते हैं? तो अभी जो गवर्नर है
वो रिकमेंडेशन लेते हैं सिलेक्शन कमेटी की, जिसमें गवर्नर का ही नॉमिनी होता है, चेयरमैन होता है ICAR का, उसके अलावा UGC के जो नॉमिनी होते हैं उनके चेयरमैन होते हैं। तो लेकिन गवर्नमेंट का से नहीं होता। तो अभी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है कि भाई हमारा भी सलाह मशवरा होना चाहिए व्हेन यू आर अपॉइंटिंग वाइस चांसलर पर्टिकुलरली इन 2 एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज़। और वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं? एक तो हो गई चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, और दूसरा हो गया डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलान, राइट। और ये जो बिल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री अमेंडमेंट बिल 2023। तो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट के दौरान गवर्नमेंट का भी से हो। कुल मिला के इतनी बात है। कंट्रीज फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन मसूरी। सवाल पूछा था मैंने शुरुआत में, तो उत्तराखंड में भी कहाँ? हिमाचल प्रदेश खत्म हो गया, उत्तराखंड पे आ चुके हैं। उत्तराखंड के मसूरी के अंदर कार्टोग्राफी म्यूजियम, जो कि इंडिया का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम है, उसको इनॉग्रेट किया गया है। किस दिन किया गया? वर्ल्ड टूरिज्म डे पे, 27 सितंबर, 27 सितंबर को आता है। टोटल 28 स्टेट्स है ना। किसी बच्चे ने कमेंट सेक्शन में मुझे हिंट दिया था और अच्छा लगा मुझे काफ़ी। 28 स्टेट्स है, तो हम बोल रहे हैं हम अभी तक 27 स्टेट तो टूरिस्ट के तौर पे घूम चुके, एक बच्चा है कर लेंगे। तो ऐसे करके आप 27 सितंबर को याद रख सकते हो। इंडिया का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम, उसका नाम क्या है? सर जॉर्ज एवरेस्ट म्यूजियम। क्या नाम है? सर जॉर्ज एवरेस्ट म्यूजियम। ये पार्क एस्टेट में है, जो कि एक फेमस सर्वेयर थे, सर्वे कंडक्ट करते थे सर जॉर्ज एवरेस्ट, उन्हीं का रेसिडेंस है और उन्हीं के नाम पे इस म्यूजियम को रखा गया। कार्टोग्राफी क्या होती है? किस तरीके से आप मैप्स बनाओगे, तो मैप बनाने की आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, उसको कैसे यूज़ करें और कैसे मैप बनाए, इस पूरी तरीके को कार्टोग्राफी कहा जाता है। इस पूरी फील्ड को रादर कार्टोग्राफी कहा जाता है। द आर्ट, साइंस एंड टेक्निक्स ऑफ मेकिंग एंड यूजिंग मैप्स। देन वहाँ के जो टूरिज्म मिनिस्टर है, उन्होंने एक हेलीपैड को भी नेम दिया है जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट में ही, और वो किसके नाम पे दिया गया? हेलीपैड का नाम मैथमेटिशियन राधानाथ सिकदार जी के ऊपर। तो राधानाथ सिकदार जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की हाइट नापी थी, कैलकुलेट की थी इन 1852, द फर्स्ट पर्सन इन हिस्ट्री टू डू सो। उसी के साथ साथ एक अनाउंसमेंट भी किया गया, जो सरमौली विलेज है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का खिताब दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म विलेज कंपटीशन के अंतर्गत। ठीक है जी, चलिए अब अगली खबर आती है, डोंट फॉरगेट वैक्सीनेशन योर बेबी मस्ट गेट। सो अब ये जो न्यूज़ है, ये मिशन इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष 5.0 से रिलेटेड है। अब देखो न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कारण ये है कि ऐसा नहीं है कि मिशन इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष एक पर्टिकुलर स्टेट में ही चलाया जा रहा हो, यही लॉन्च किया गया, नहीं। जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया के, उन सब में चलाया जा रहा है। फेज मैनर के अंदर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में चलाया जाना है। लेकिन जैसे हमने अभी जो न्यूज़ ली वो पंजाब के लिए है, राइट। लेकिन पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में आप ये न्यूज़ ध्यान रखो, जरूरी बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना है मिशन इंद्रधनुष होता क्या है, ये बताने के लिए न्यूज़ डाली गई है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर लॉन्चेस मिशन इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष 5.0। कौन सा स्टेट? पंजाब ने लॉन्च किया। सितंबर में इसलिए किया क्योंकि अगस्त में कर नहीं पाए, कुछ 2-3 स्टेट्स से जो अगस्त में लॉन्च नहीं कर पाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ से लॉन्च किया, नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ दीजिए। यहाँ पे आ जाइए कि ये जो मिशन इंद्रधनुष है, ये या मिशन इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष ये है, ये 12 वैक्सीन से प्रिवेंट की जाने वाली दवाइयों की बीमारियों के ऊपर फोकस करता है, जैसे कि ऐसी डिजीजेस विच आर प्रिवेंटेबल विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन, जिनमें क्या क्या आता है? डिप्थेरिया, वूपिंग कॉफ, टिटेनस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया। हालांकि मेरी डॉटर को निमोनिया की वैक्सीन लगवाई थी, फिर भी निमोनिया हो गया था। एनी विच वेज, सो मेन पर्पस क्या है इस मिशन का कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं या फिर जो बिल्कुल छोटे बेबीज होते हैं 0 से 5 ईयर्स तक के, उनको सारे वैक्सीन इन बीमारियों से रिलेटेड लग जाएं। और अगर कोई रह जाता है तो उसके लिए इंटेंसिफाइड ये जो मिशन है इसको लॉन्च किया गया। मिशन इंद्रधनुष 2014 में 2014 के अंदर लॉन्च किया गया। इंटेंसिफाइड जो है वो 2017 के अंदर लॉन्च किया गया, और मेजरली ये अर्बन एरियाज को फोकस करता है, इंटेंसिफाइड वाला जो है। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है ये इंद्रधनुष? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देन सीएम भगवंत सिंह मान लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ सारागढ़ी मेमोरियल इन फिरोजपुर। तो सारागढ़ी मेमोरियल जो है फिरोजपुर में, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया भगवंत सिंह मान जी के द्वारा। अब ये सारागढ़ी मेमोरियल किनको डेडिकेटेड है, क्यों बनाया गया है, ये कॉन्टेक्स्ट जानना थोड़ा जरूरी है। पंजाब की ही न्यूज़ है। तो 126 ईयर्स पहले यानी 12 सितंबर 1897 को 21 ऐसे ब्रेव सोल्जर्स थे 36 सिख रेजिमेंट के, उस समय तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। उन्होंने 10,000 अफगानी ट्राइब्समैन के साथ, अफगान से जो ट्राइब्समैन आए थे उनके साथ मुठभेड़ की थी, और उसमें उनको शहादत हासिल हुई थी, दे बिकेम मार्टर्स। और उन्हीं को डेडिकेटेड ये पूरा एक
मेमोरियल है जो कि बनाया गया है। अब ये जो रेजिमेंट है ना 36 सिख रेजिमेंट उस समय जो बोली जाती थी, अब इसका नाम क्या है 4th सिख रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की। और उनकी शहादत के लिए उस समय भी जो हाईएस्ट ऑनर होता था वो दिया गया था इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो आज की तारीख में परमवीर चक्र के बराबर है। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इनॉग्रेट्स अमृता पटेल पब्लिक हेल्थ सेंटर इन गुजरात। सो पंजाब से अब हम कर लेते हैं नीचे गुजरात का रुख। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मंडाविया जी। अमृता पटेल पब्लिक हेल्थ सेंटर ओपन किया, इनॉग्रेट किया गया गुजरात में। एक तो ये न्यूज़ हो गई। अब ये अमृता पटेल है कौन, ये दूसरी न्यूज़ होगी। तो अमृता पटेल जो है वो, डॉक्टर अमृता पटेल रादर, पहली विमेन एग्जीक्यूटिव रही अमूल की और चेयरपर्सन रही है NDDB की, यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स मिले, जिनमें कि पद्म भूषण एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड शामिल है, इंदिरा गांधी एनवायरमेंट अवार्ड भी शामिल है। ठीक है जी, चलें आगे। रेयर मेटल वेनेडियम, कौन सा मेटल? वेनेडियम, जो कि बैटरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कवर्ड इन इंडिया गुजरात। तो गुजरात से मिला है वेनेडियम जो कि रेयर मेटल है। इससे पहले एक और रेयर मेटल लिथियम मिला था, कहाँ से? कश्मीर से मिला था। तो ये जो वेनेडियम है ये गल्फ ऑफ खंबात, जो कि अरेबियन सी में ओपन होगी, आलांग इन गुजरात में, वहाँ से मिला है। मैप पे आप ये देख लीजिए, ये वाला पोजीशन है। ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं कश्मीर में लिथियम जो मिला था, अगेन वो भी बैटरीज में काम आता है। तो वो February 23 के अंदर खोजा गया था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोजा था, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। अब वेनेडियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर एट्सेट्रा। सो 23 और वेनेडियम ये रहा। ठीक है। अब ये जिस मिनरल में पाया गया, तो मेटल है लेकिन जिस मिनरल में पाया गया उस मिनरल का नाम क्या है? टाइटेनोमैग्नेटाइट। क्या नाम है? टाइटेनोमैग्नेटाइट। अगर हम ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक लेवल पे देखें तो कौन सा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वेनेडियम को, या जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं? तो एक्सपोर्ट की बात करें तो ब्राज़ील इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वेनेडियम, और रिजर्व सबसे ज़्यादा किसके पास है? चाइना के पास है। ठीक है, ये दोनों नाम आप ध्यान रखेंगे। PM मोदी अटेंड्स द 20 years सेलिब्रेशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसका मेन एम क्या था? जो गुजरात है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, चहुं तरफा विकास होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मिंग गुजरात में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी ने ये जो सेलिब्रेशन हुआ 20th एनिवर्सरी का वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का, उसको सेलिब्रेट किया। कहाँ? अहमदाबाद साइंस सिटी के अंदर 28 सितंबर को 2003 को इसकी शुरुआत की गई थी। इस समिट को 20 साल हो गए हैं, लेकिन एडिशन 20 नहीं हुआ। इसका जो 10th एडिशन है ना वो होगा जनवरी के अंदर 2024 में। कोनोकार्पस ट्रीज। अब कोनोकार्पस ट्रीज न्यूज में आते हैं तो क्या है कोनोकार्पस ट्रीज, इनका बोटानिकल नेम क्यों है, न्यूज में क्यों है, वो हम देखते हैं। तो कोनोकार्पस ट्रीज को लगाने पे कंप्लीट बैन लगा दिया है एक गवर्नमेंट ने, दैट इज गुजरात गवर्नमेंट। इट हैज इम्पोज्ड अ बैन। क्यों लगाया है बैन? क्योंकि जब ये फ्लावरिंग करते हैं ट्रीज तो इनके जो पोलन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिखरते हैं, और वो सांस के रोगियों को, जिनको एस्थमा है, एलर्जीज है, उनको बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तो ह्यूमंस के लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं पौधे, इसलिए इनको लगाने के लिए रोड साइड में या जंगलों में मना कर दिया गया। ऑल्सो इनकी बहुत डीप रूट्स होती हैं, तो ये वाटर टेबल को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत अंदर तक इनकी रूट्स चली जाती है, तो पानी खींचते रहते हैं। दूसरा, जितने भी आपने टेलीफोन लाइन, ड्रेनेज लाइन्स, जो भी काम किया हुआ होता है अंडरग्राउंड, उनको भी नष्ट करते हैं, इसलिए इनको लगाने से मना किया गया। इनका बॉटनिकल नेम है कोनोकार्पस इरेक्टस, सीधे होते हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा। बटनवुड या बटन मैनग्रोव एक मैनग्रोव श्रब है, ये वेराइटी है। ठीक है, ये पिक्चर आप देख लीजिए। ज़्यादा पानी खींचते हैं। अच्छा, ये नेटिव कहाँ के हैं? ओरिजिनली कहाँ से आए हैं ये पौधे? इंडिया के तो है नहीं नेटिव, कहाँ से आए हैं? तो ये अमेरिका, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका के कुछ हिस्से में और अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में नेटिवली उगते हैं। अहमदाबाद बिकम्स सेकेंड सिटी इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। एमिशन ट्रेडिंग स्कीम को लागू करने वाला अहमदाबाद दूसरा शहर बन जाता है। पहला शहर कौन सा था? सूरत था, गुजरात का ही सूरत। अब अगर आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक सर्टेन लेवल तक ही एमिशंस करते हैं, धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज एक लेवल तक ही अगर आप एमिट कर रहे हो, उसके ऊपर नहीं जा रहे हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ इंसेंटिव्स वगैरह मिलेंगे। ये स्कीम होती है जो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम होती है। ठीक है, तो इट विल हेल्प रेगुलेट इंडस्ट्रियल एमिशंस। अब क्योंकि आपको इंसेंटिव मिलेंगे तो ऑब्वियसली आप एमिशंस को कम करने की कोशिश करोगे, तो ग्रीन हाउस गैसेज कम होंगी, आपकी ओवरऑल एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10 के ऊपर मेजर फोकस होता है कि इनका जो एमिशन है उसको कम किया जा सके। अब आते हैं हम मध्य प्रदेश की तरफ, गुजरात से MP। मध्य प्रदेश 7th टाइगर रिजर्व नौरादेही एंड वीरांगना दुर्गावती सैंक्चुरीज मर्ज्ड। मध्य प्रदेश को मिला अपना 7वां टाइगर रिजर्व। अब ये ध्यान दीजिएगा, कई बार ना न्यूज़पेपर वाले जब कोई टाइगर रिजर्व को अप्रूवल भी मिलता है ना NTCA से, नेशनल टाइगर
कंजर्वेशन अथॉरिटी से अगर सिर्फ अप्रूवल भी मिल गया ना तो भी न्यूज़पेपर वाले छापने शुरू हो जाते हैं, न्यूज़ वाले दिखाना शुरू हो जाते हैं कि टाइगर रिजर्व आ गया, टाइगर रिजर्व आ गया। नहीं, टाइगर रिजर्व बनाने के लिए जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है? उसको घोषित करने के लिए वो स्टेट के पास होती है। हमेशा स्टेट ही नोटिफाई करेगा कि हाँ जी ये टाइगर रिजर्व हमने बना दिया। तो नॉर्मली प्रोसीजर क्या होता है, जो स्टेट होता है वो अपना रिकमेंडेशन या अपना एक रिक्वेस्ट भेजता है किसको? एनटीसीए को, कि भाई अगर आपका अप्रूवल हो तो हम ये टाइगर रिजर्व बनाना चाहेंगे। फिर एनटीसीए का अप्रूवल मिलता है किसको? स्टेट को। फिर जाकर के स्टेट नोटिफाई करता है कि हाँ जी ये टाइगर रिजर्व बन चुका है। कुछ एक केसेस ऐसे भी होते हैं जब एनटीसीए आगे होकर के स्टेट को बोलता है कि भाई इसको टाइगर रिजर्व बनाइए क्योंकि हमको प्रोटेक्शन करना है टाइगर्स का। स्टेट कई बार अटक भी जाता है, नहीं बनाना हमको। क्यों? क्योंकि अपने रीजन हो सकते हैं। जैसे गोवा का एक केस हुआ था, बताइए मुझे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, मेरे साथ में पढ़ रहे हो, तो गोवा में एक ऐसा टाइगर रिजर्व था जिसमें कि हाईकोर्ट से ऑर्डर आ गए कि भाई गोवा जी आप बनाइए, इसको टाइगर रिजर्व घोषित क्यों नहीं कर रहे हो, नोटिफाई क्यों नहीं कर रहे हो, एनटीसीए ने तो रेकमेंड कर दिया। ऐसा भी होता है। तो फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है? स्टेट के पास होती है। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, ठीक है। टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं इस वाले के बाद में अब इंडिया में? 54। कितने हो गए? पहले नहीं हुए थे 54 ये है, ठीक है। 53rd टाइगर रिजर्व का नाम बताओ तो, जल्दी से बताओ तो कमेंट सेक्शन में, राइट नाउ। सो एमपी को अपना 7th टाइगर रिजर्व मिला है। क्या नाम है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और इसको नौरादेही और वीरांगना दुर्गावती सेंचुरीज को मर्ज करके बनाया गया है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, सागर, दामोह और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके कुछ हिस्से में से नर्मदा और यमुना रिवर बेसिन्स भी जाते हैं। सिंगोरगढ़ फोर्ट यहाँ पे लाई करता है। ड्राई डेसिडियस टाइप का वेजिटेशन यहाँ पे आपको पेड़ वेड़ देखने को मिलेंगे। इससे पहले एमपी में 6 टाइगर रिजर्व्स थे, ठीक है। कौन कौन से थे? कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना, संजय डुबरी, और अब आपका ये 7वां आ चुका है। अगर हम बात करें स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट 2022 जो आई थी, उसके हिसाब से एमपी के अंदर टोटल 785 यानी हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स है, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड फॉलोड बाय उत्तराखंड। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। Which state government will provide rupees 10 lakh as compensation to kins of persons killed in mob lynching incidents? Mob lynching क्या होती है? जब भीड़, जो झुंड आता है और वो किसी को पीट दे या मार दे, उसको मॉब लिंचिंग कहते हैं, ठीक है। भीड़ की कोई समझ नहीं होती, भीड़ को सिर्फ भड़काया जा सकता है ना। भीड़ बहुत आसानी से भड़क सकती है, फिर सही गलत नहीं देखती है भीड़, जो एक कर रहा है सब वही करने लग जाते हैं। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। और इसलिए एक स्टेट है जिसने कहा है कि अगर मॉब लिंचिंग में किसी की मृत्यु होती है तो उसके जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार जो हैं, उनको कॉम्पनसेशन मिलेगा। अगर इंजरी होती है तो भी उस व्यक्ति को कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। कौन सा स्टेट है वो? मध्य प्रदेश है। मॉब लिंचिंग कॉम्पनसेशन कितना? अगर डेथ हो जाती है तो 10 लाख और अगर इंजरी होती है तो 4 से 6 लाख रुपए मिलेगा। अब किस चीज को मॉब लिंचिंग कहा जाएगा? क्या 2 लोग मार रहे हैं आपको तो भी मॉब लिंचिंग है, या 20 लोग होंगे तो ही मॉब लिंचिंग होगी? नहीं, 5 लोग या उससे ज्यादा अगर जुट करके एक व्यक्ति को इंजरी पहुंचा रहे हैं तो उसको मॉब लिंचिंग नाम दिया जाएगा। PM Modi to lay foundation stone of 49,000 crore ethylene cracker project in MP and 10 other industrial projects. तो मोदी साहब ने फाउंडेशन स्टोन या नींव का पत्थर रखा 49,000 करोड़ के इथाइलिन क्रैकर प्रोजेक्ट का। कहाँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? बीना रिफाइनरी के अंदर। ये प्रोजेक्ट जो है वो क्या करेगा? ये बनाएगा पॉली इथाइलिन एंड पॉली प्रोपाइलिन, और इसका जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो 2028 में शुरू होना है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स वहाँ पे शुरू किए गए। शिवराज सिंह चौहान जो कि कहाँ के सीएम है? मध्य प्रदेश के। टू इनॉग्रेट 102 नहीं, ये तो इनॉग्रेट कर दिया इन्होंने, इनॉग्रेटेड 108 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ आदि शंकराचार्य इन ओंकारेश्वर। तो ओंकारेश्वर के अंदर आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची एक मूर्ति है जिसका अनावरण कर दिया गया है। देखिए डेट से देख लिया कीजिए, क्योंकि जब सीए बनते हैं ना तो टू इनॉग्रेट होगी, न्यूज़ में जब आती है तो ऐसे आती है, फिर हम उसको पास्ट में करते हैं, कई जगह रह जाता है। एकात्मा की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ वननेस इसको नाम दिया गया है, और ये 2141 करोड़ की लागत से इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। और इसी के साथ साथ ये पहले तो आप देख लीजिए प्रतिमा को, उसके बाद एक म्यूजियम का एस्टैब्लिशमेंट भी होगा जिसका नाम है अद्वैत लोक, ठीक है। और उसमें जो अद्वैत वेदांत फिलॉसफी हमारी, उसको प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कदम उठाए जाएंगे, उससे रिलेटेड बातचीत होगी वहाँ पे, और टेक्स्ट वगैरह रखे जाएंगे। ओंकारेश्वर जो इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उनमें से एक है और मध्य प्रदेश में पड़ता है। छत्तीसगढ़ की तरफ रुक करते हैं। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्चेस ओन हाउसिंग स्कीम फॉर स्टेट्स होमलेस फैमिलीज। अब समझिएगा, छत्तीसगढ़ ने एक ऐसी स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत भाई 2011 में जो सेंसस हुआ था, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी सामने है, कौन कितना गरीब है, नहीं है, कौन सी कास्ट को बिलोंग करता है, नहीं कास्ट तो नहीं, मतलब कौन से तबके को बिलोंग करता है।
तो उसके बेसिस पे जो लोग बेनिफिशियरीज थे, बिल्कुल लोअर तबके में आते थे, उनको हाउसिंग फैसिलिटीज दी जाती थी, यानी आपको सब्सिडाइज रेट पे घर वर मिल जाएगा। लेकिन उसके मुकाबले आज की तारीख में तो स्टेटस में बहुत फर्क आ गया होगा, और लेकिन 2011 के बाद से अभी तक सेंसस वापस आया नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ में हैं जिनको घर मिलना चाहिए, उनको ज़रूरत है, वो नीडी है, लेकिन नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है उस सेंसस के हिसाब से। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अपनी खुद की हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है ऐसे लोगों के लिए जो एलिजिबल होने चाहिए थे पर हुए नहीं, उनको किसी भी तरह से बेनिफिट नहीं मिला। उस स्कीम का नाम क्या है, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। न्याय पे ध्यान दीजिएगा। तो उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए जो उस तबके को तो बिलोंग करते हैं पर एलिजिबल नहीं हो पा रहे आवास योजना के तहत। ठीक है, तो जितना भी इसका खर्चा होगा घर वगैरह का वो स्टेट गवर्नमेंट ही उठाएगी और 100% कॉस्ट ये अपने ऊपर बेयर करेगी। ठीक है, तो ये स्कीम कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च की, छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र गेट स्टेट टू सेटअप अ मैंगो बोर्ड इन कोंकण। कोंकण में बहुत लंबे समय से डिमांड आ रही थी कि एक मैंगो बोर्ड लगा दीजिए। भाई बोर्ड मतलब ऐसा बोर्ड नहीं, एक बोर्ड का गठन कर दीजिए जिससे कि हमारा क्रॉप इंश्योर हो जाए। उसके अलावा अगर हमें कोई भी मैनेजमेंट में हेल्प चाहिए है, उसके अलावा पेस्ट कंट्रोल के साधन चाहिए, कुछ रिसर्च करनी है हमें, तो इन सब के पे ऊपर काम होना चाहिए। स्पेशली जो हापुस मैंगो है ना फेमस, उसके लार्ज स्केल कल्टिवेशन के लिए एक बोर्ड बनना चाहिए। तो वो फाइनली अब महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने बोला हाँ जी हम ऐसा बनाएंगे। ठीक है, चलिए मुंबई या महाराष्ट्र के बाद गोवा की तरफ चलते हैं। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, गोवा के अंदर हुआ। गोवा के अंदर भी कहाँ हुआ, अगुआड़ा फोर्ट के अंदर हुआ जी। चलिए देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल इन गोवा किसने इनॉग्रेट किया, तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के और आयुष के, सर्बानंद सोनोवाल जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया। कहाँ, फोर्ट अगुआड़ा लाइट हाउस के अंदर, पंजिम में पड़ता है। ये 3 दिन का फेस्टिवल रहा। इससे पहले भी जो हमारे हिस्टोरिक 75 लाइट हाउसेस थे उनको डेवलप करने के लिए कैंपेन चलाया गया था कि हम उनको डेवलप करेंगे, टूरिस्ट स्पॉट्स की तरह बनाएंगे, वो भी यहीं पे मेंशन कर देते। अगवाड़ा फोर्ट की बात करें तो 1612 के अंदर इसको बनाया गया था। उत्तर प्रदेश आगे, Which state government has increased the amount of मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, फ्रॉम 15,000 to 25,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पहली चीज तो कौन से स्टेट से जुड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। इसमें जो बेनिफिट मिलते थे, फाइनेंशियल बेनिफिट, अगर आपके घर में एक बेटी होती है तो जब वो थोड़ी बड़ी होगी, ऐसे कर करके अलग अलग 6 फेजेस में 15,000 रुपये टोटल हर एक बच्चे के लिए मिलते थे परिवार को। अब वो बढ़ा करके 25,000 कर दिए हैं। ये न्यूज़ है। कब कब मिलेंगे, जब बच्ची पैदा होगी तो 5,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद जब वो 1 साल की हो जाएगी 2,000, पहली क्लास में आ जाएगी 3,000, 6 क्लास में आ जाएगी 3,000, 9वीं क्लास में आ जाएगी 5,000, ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ कर लेगी तो 7,000 रुपये मिलेंगे। इस तरह से कुल मिलाकर के 25,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। ठीक है, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। पहले लॉन्च हो गई थी, अब उसमें अमाउंट बढ़ा दिया गया। तो लॉन्च कब हुई थी, 2019 में लखनऊ से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है जी, चलें आगे। प्रयागराज पुलिस लॉन्चेस सवेरा स्कीम टू असिस्ट सीनियर सिटीजन। जो सीनियर सिटीजन होते हैं यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, 60 ईयर्स से ऊंची आयु के हैं, तो जो प्रयागराज पूरे जोन के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या उन सभी में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनका एक डेटा रखेगी प्रयागराज की पुलिस। और अगर उनको कोई भी फैसिलिटी एकदम से चाहिए होती है, इमरजेंसी आ जाती है, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, हेल्थ से रिलेटेड है, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो तुरंत मदद पहुंचाई जाएगी। ये इसके लिए सवेरा स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो इट इज़ बेसिकली फॉर सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ सीनियर सिटीजन, इसेंशियल सर्विसेज, हेल्थ, इमरजेंसी, इन सब की सुविधा प्रोवाइड की जानी है। लॉर्ड शिवा थीम्ड काशी क्रिकेट स्टेडियम। सो भगवान शिव की थीम के ऊपर काशी यानी कि वाराणसी के अंदर एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनना शुरू होगा। इसका नींव का पत्थर रखा गया है। जैसे कि आप ये लाइट्स देखो, ये त्रिशूल की जैसी हैं, एंट्रेंस पे बड़ा सा डमरू होगा, और ये जो पूरी रूफ है ना, ये ऐसे क्रिसेंट शेप की है, जो अर्धचंद्राकार, जो सिर पे शिव जी के चंद्रमा होता है ना, उसके हिसाब से। ये देखो डमरू, ये त्रिशूल, ये क्रिसेंट शेप का अर्धचंद्राकार रूफ। पीएम नरेंद्र मोदी विल ले हो चुका है फाउंडेशन स्टोन फॉर लॉर्ड शिवा थीम क्रिकेट स्टेडियम इन विच सिटी, काशी, बनारस, वाराणसी के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगा। अप्रॉक्सीमेटली 450 करोड़ से बनाया जाएगा। 31 एकड़ में फैला हुआ होगा। 7 पिचेस होंगे। 30,000 तक स्पेक्टेटर्स इसमें बैठ सकते हैं। बाकी हमने सारी बात कर ली। क्रिसेंट शेप की रूफ होगी और
और क्या ट्राइडेंट वाली लाइट्स होंगी, ट्राइडेंट बोले तो ये त्रिशूल जैसी, ठीक है। चलिए, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड 16 अटल आवासीय विद्यालय इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 16 अटल आवासीय विद्यालय पीएम साहब ने इनॉग्रेट किए हैं। ये विद्यालय बेसिकली जो लेबर होते हैं उनके बच्चों के लिए, या ऐसे बच्चे जिनके कोविड के चलते माँ बाप गुजर गए हैं, उनके लिए खोले गए हैं कि आप रह भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। ये इतनी सी न्यूज़ है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं देखना। प्रेसिडेंट इनॉग्रेटेड फर्स्ट उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो प्रेसिडेंट साहिबा मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया। ट्रेड शो का मेन काम क्या होता है कि जितने भी ट्रेडर्स होते हैं नेशनल इंटरनेशनल अलग अलग कंट्रीज के, वो आएंगे, वो मिलेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को और बूस्ट मिलेगा। तो इसका इनॉग्रेशन किया गया ग्रेटर नोएडा के अंदर। तारीखें याद रखने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए डाल दी जाती है कि अच्छा सितंबर में इस दौरान हुआ है। तो जब न्यूज़ का थोड़ा आगा पीछा पता होता है तो न्यूज़ दिमाग में थोड़ा रुक जाती है, ठीक है। एक वन लाइनर पढ़ना और एक न्यूज़ को थोड़ा डेप्थ में पढ़ना, तो वो डेप्थ इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए नहीं है सारी डेप्थ, लेकिन उस मेन बात को याद रखने में हेल्प कर देती है, ठीक है। चलिए, यूपी गवर्नमेंट लॉन्चेस इंस्टेंट बर्थ सर्टिफिकेट फॉर न्यू बॉर्न्स एट हेल्थ फैसिलिटीज। जो बच्चे पैदा होंगे ना, तो इंस्टेंट बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पेरेंट्स को कोई एप्लीकेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए इंडिया का पहला स्टेट टू इम्प्लीमेंट सुओ मोटो बर्थ सर्टिफिकेट। सुओ मोटो क्या होता है कि आपको अपनी तरफ से कोई पहल करने की जरूरत नहीं है कि आपने अप्लाई किया हो, आपकी बिना एप्लीकेशन, आपके बिना रिक्वेस्ट के ही बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा, राइट। तो विदाउट पेरेंट हैविंग टू अप्लाई फॉर दिस, यूपी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। और इसके लिए उन्होंने इंटीग्रेट किया है माँ नवजात ट्रैकिंग ऐप को बर्थ रजिस्ट्रेशन सिस्टम के साथ में, ठीक है जी। चलिए, ये वाली आप स्लाइड बोलोगे मैम ये क्या था, दिखाया नहीं। तो इसमें यही है कि भाई डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस जो है उसने पार्टनर किया यूनिसेफ के साथ में, यूपी नेशनल हेल्थ मिशन के साथ में, इसके साथ में, उसके साथ में, तब जाके बर्थ सर्टिफिकेशन बना पाए। इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए ही था। चलिए, नंदिनी कृषक बीमा योजना, किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिलेगी 25 उन्नत नस्लों की गाय। अब ये क्या है समझो, ओके। सो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को इंट्रोड्यूस किया गया है एक मिशन के तहत। मिशन का नाम क्या है? नंद बाबा मिशन। नंद बाबा मिशन के तहत जो हमारी देसी नस्लों की गाय हैं उनको बढ़ाना है, उनके ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी उनको बढ़ाना है, मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है। ये जो देसी नस्ल की गाय होती है ना, बहुत काम की होती हैं क्योंकि रेजिलिएंट होती है, बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ती हैं, ये वातावरण से बिल्कुल एडजस्टेड होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मिल्क भी बहुत क्वालिटी का देती हैं, मिल्क बहुत पौष्टिक होता है। तो इसलिए इन कैटल ब्रीड्स को बढ़ाने के लिए और मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए नंद बाबा मिशन और उसके तहत अब नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। इस योजना के तहत क्या होगा कि 50% तक सब्सिडी दी जाएगी अगर आप 25 गायों का मिल्क काउस की एक यूनिट एक इंसान शुरू करना चाहता है। मिल्क काउस क्या होती है? जो दुधारू गाय होती है, दूध देने वाली जो गाय होती है, ठीक है। तो आपको सब्सिडीज दी जाएगी अगर आप इस तरह की नस्लों को यूज करते हैं और उनकी यूनिट बनाते हैं और उनसे अपना डेयरी वाला बिजनेस शुरू करते हैं। गोरखपुर काला जीरा राइस गेट्स GI टैग। ना GI टैग के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, ये GI टैग कहाँ से हुआ है, ये GI टैग कहाँ से हुआ है। न्यूज़ ध्यान से पढ़ा कीजिए, कई बार न्यूज़पेपर्स यहाँ भी गलती करते हैं, कई बार सिर्फ एप्लीकेशन फाइल होती है और न्यूज़ में आ जाता है GI टैग मिल गया, ठीक है, तो ये गड़बड़ है, ध्यान देना होता है। गोरखपुर काला जीरा को GI टैग कहाँ से मिला है? ओडिशा से मिला है। गोरखपुर काला जीरा ओडिशा से GI टैग्ड है। प्रिंस ऑफ राइस भी कहते हैं और इसका जो दाना होता है वो जो धनिया के बीज जो होते हैं ना, कोरिएंडर सीड, उनके जैसा दिखता है या स्मेल करता है। ओडिशा GI टैग फॉर रायगढ़ शॉल्स सून। ये सून वर्ड मैंने डाल दिया टाइटल में, पहले नहीं था, क्योंकि कई बच्चे टाइटल पढ़ के फिर अंदर की बातें ना पढ़े तो गड़बड़ कर देंगे। ऐसा नहीं है कि रायगढ़ शॉल को GI टैग मिल गया है, नो, मिला नहीं है, अप्लाई हुआ है, अप्रूवल भाई एक बार के लिए एक्सेप्ट हो गया है। अब क्या होता है, 3 महीने का नो ऑब्जेक्शन वाला पीरियड होता है। भाई किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है अगर ये GI टैग इनको दे दिया जाए, किसी को अगर क्लेम करना है तो अभी बता दीजिए, किसी को अगर ऑब्जेक्शन उठाना है तो अभी बता दीजिए, नहीं तो फिर मिल जाएगा। जैसे होता है ना कुछ कम्युनिटीज़ में कि भाई इसकी शादी इससे हो रही है, किसी को आपत्ति हो तो अभी बता दीजिए, नहीं तो इस तारीख के बाद मत आइएगा, ठीक है, तो वही कहानी है। ओडिशा से रायगढ़ शॉल्स को GI टैग जल्दी मिल सकता है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। ये जो शॉल्स हैं डोंगरिया पोंद जो कम्युनिटी है वहाँ की, वो बनाती हैं पर्टिकुलरली, और इसको कपड़ा गांडा भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, रीज़न मैं खुद बता देती हूँ। यूजली क्या होता है, जहाँ मैं प्रोनाउंसिएशन में बहुत श्योर नहीं होती हूँ, कोई वर्नाक्युलर प्रोनाउंसिएशन होता है, वहाँ की लोकल भाषा में होता है,
तो मैं वहाँ के लोकल टीवी चैनल्स या वहाँ के लोकल भाषा के न्यूज़ एक बार सुन लेती हूँ, तो जो एंकर होते हैं वो बोल देते हैं और वो शब्द का प्रोनाउंसिएशन में सीख लेती हूँ। इसका मैंने ये एक्सरसाइज नहीं किया है, सो आई माइट बी रॉन्ग, इसलिए आई एम एक्सेप्टिंग यहीं पे, ठीक है। बाकी हमने देख लिया, इसमें और कुछ भी नहीं, आज आगे बढ़िए। ओडिशा सीएम लॉन्चेस मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। ओडिशा के सीएम, मेरे कान की नस चढ़ चुकी है और वो पेन कर रही है बहुत ज़्यादा बोलने में। मेरे साथ पता नहीं रिकॉर्डिंग के टाइम बहुत अजीब अजीब हरकतें हो जाती हैं। एनीवेज, ओडिशा सीएम ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। अब यहाँ पे ना पुष्टि वर्ड ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी से आप ओडिशा याद रख पाएंगे। नॉर्मली जो ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड स्कीम्स होती है ना, या तो मदर्स के लिए आती हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए आती है, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए आती है, लेकिन यहाँ पे अडोलेसेंट गर्ल्स जो है ना, 15 से 19 साल के बीच की जो बच्चियाँ हैं, उनके लिए भी ये है संपूर्ण पुष्टि योजना। आपकी पूरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के लिए ये स्कीम है। मदर्स, अडोलेसेंट गर्ल्स और चिल्ड्रन जो हैं ओडिशा में, उनके लिए स्कीम लाई गई है, ठीक है। इसी के साथ साथ सिर्फ यही नहीं, पाडा पुष्टि योजना भी है, जिसके तहत जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है ना, रिमोट और ट्राइबल एरियाज़ के, उनके न्यूट्रिशन के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। तो पुष्टि वर्ड से आप ओडिशा पकड़ लीजिएगा, ठीक है। आते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। वेस्ट बंगाल असेंबली रेजोल्यूशन ऑन पॉयला बैसाख एज स्टेट फाउंडेशन डे। वेस्ट बंगाल की जो असेंबली है उसमें रेजोल्यूशन लाया गया था कि जो पहला बैसाख है उसको स्टेट फाउंडेशन डे की तरह ऑब्जर्व किया जाए, और इसको पास कर दिया गया इस रेजोल्यूशन को, ठीक है। तो अब फर्स्ट डे ऑफ बंगाली कैलेंडर, जिसको पहला बैसाख बोलते हैं, या बांग्ला दिवस की तरह अब उसको मनाया जाएगा, या वेस्ट बंगाल फाउंडेशन डे की तरह मनाया जाएगा। और इसके लिए अब डेट भी डिसाइड कर दी गई है। बंगाली न्यू ईयर कब मनाया जाएगा? 15 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसी के साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर का बांग्लार मात बांग्लार जोल, यानी बंगाल सॉइल बंगाल्स वाटर जो गीत है, उसको स्टेट सॉन्ग का दर्जा भी दे दिया गया है। ये भी पास हो गया है। चलो, देन झारखंड कैबिनेट अप्रूव्स 1000 पेंशन फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ट्रांसजेंडर जो कि थर्ड जेंडर भी बोले जाते हैं, उनके लिए 1000 रुपीज का पेंशन कौन से स्टेट ने चालू किया? झारखंड ने किया। बस इतनी सी बात है इसमें, और कुछ नहीं आपको जानने की जरूरत है। Which municipal corporation has started a cash for waste scheme for common people at recently established material recovery facility? Cash for waste, आप कचरा लाओ, हमसे पैसा ले जाओ। ये फैसिलिटी किसने चालू की है? पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने की है। वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए ड्राई वेस्ट लाइए और यू कैन टेक सम मनी। सो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है, और हर एक मटेरियल के लिए प्राइस लिस्ट प्रिस्क्राइब है, उसके हिसाब से पैसा मिल जाएगा। इसको पिंक MRF भी बोलते हैं, मैनी पिंक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, बिकॉज मेजरली विमेन इसमें रन कर रही होती हैं। इस तरह का बोर्ड है ताकि आपको दिख जाए भाई ये क्या है। आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द पिक्चर्स वाइल स्टडिंग, उससे थोड़ा मेमोरी एनहांस हो जाती है। चलिए, बिहार टू गेट सेकेंड टाइगर रिजर्व इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट। टू गेट मिला नहीं है, ध्यान दीजिएगा, समझा चुकी हूँ पूरा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि भेजा गया है अप्रूवल के लिए। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है NTCA का अप्रूवल लेने का। अप्रूवल मिलेगा, फिर स्टेट जो है वो नोटिफाई करेगा, तब जाके टाइगर रिजर्व बनेगा। समझा चुकी हूँ प्रक्रिया। तो बिहार को मिल सकता है सेकंड टाइगर रिजर्व, और अगर मिलेगा तो क्या नाम से होगा? कैमूर टाइगर रिजर्व। कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है ये। इससे पहले कौन सा टाइगर रिजर्व है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। बिल्कुल सही बात है, कहीं लिखा है हमने? पहले कैमूर देख लीजिए। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो टाइगर रिजर्व की तरह डेवलप हो सकती है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बिहार का पहला और एकमात्र अभी तक टाइगर रिजर्व है, और टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स बिहार में 54 है, ठीक है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें, जो कि टाइगर रिजर्व बनाने के लिए हमने मतलब बिहार गवर्नमेंट ने अभी भेजा है एप्लीकेशन, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये लार्जेस्ट सेंचुरी है स्टेट का। 1979 के अंदर एग्जिस्टेंस में आया था। Then India's first gorilla glass plant in India. India's first हो गया ना। तो गोरिल्ला ग्लास होता है ना, हम फ़ोन के ऊपर लगवाते हैं कि टूटे नहीं हमारा स्क्रीन। तो पहला इंडिया के अंदर गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो कौन बनाने वाला है? US बेस्ड एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है कॉर्निंग, और वो $113 मिलियन का एक गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ लगाएगी? तेलंगाना के अंदर। कहाँ लगाएगी भाई? तेलंगाना के अंदर। और तेलंगाना की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन जो होता है ना इंडिया में, वो 6% तेलंगाना के अंदर ही होता है, तो काफ़ी हॉट मार्केट है इस पर्टिकुलर एरिया में। Tabreed to set up Asia's largest distinct cooling project in हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर
बहुत सारे मतलब इंडस्ट्रियल पार्क, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उसका तैयार हो रहा है, तो उस पूरे इंडस्ट्रियल पार्क को कूल करने के लिए बहुत बड़े लेवल का कूलिंग सिस्टम चाहिएगा। तो वो कौन सेटअप करेगा? एशिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्रोजेक्ट हैदराबाद के अंदर टैब्रीड करेगा, जो कि एक आबू धाबी बेस्ड कूलिंग सर्विस प्रोवाइडर है। और कटिंग एज कूलिंग टेक्नोलॉजी 125,000 रेफ्रिजरेटर टन्स की कैपेसिटी वाला ये पूरा एक कूलिंग सिस्टम हैदराबाद फार्मासिटी के अंदर सेटअप होने वाला है। इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ये टाइटल गड़बड़ है एक्चुअली, ये टाइटल नहीं होना चाहिए। टाइटल होना चाहिए कि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो है उसको ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिल गया है, वो भी प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर, एकदम हाईएस्ट कैटेगरी के अंदर। और ये सर्टिफिकेशन इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने दिया है। ठीक है, तो टाइटल देखोगे तो गड़बड़ करोगे। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को मिला है ग्रीन सर्टिफिकेट, ये ध्यान रखिएगा। और पहले उसको 2019 में गोल्ड मिला था, अब प्लैटिनम मिला है, यानी कि उसकी सर्विस मतलब उसका जो पूरा सेटअप है। क्यों मिलता है ग्रीन सर्टिफिकेट? भैया वाटर मैनेजमेंट में, वेस्ट मैनेजमेंट में, सारी लाइट मैनेजमेंट में, सब चीज़ों में अच्छे हो गए तब मिलता है। और ये किसने दिया है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने दिया है। आंध्र प्रदेश आत्रेपुरम पोथारेकुलो रिसीव्स कोवेटेड GI टैग। क्या है ये? एक बहुत यमी सी स्वीट डिश है। इसमें एक रैपिंग होती है राइस की, बहुत पतली सी राइस से एक कवरिंग बनाई जाती है, और अंदर मावा मतलब ड्राई फ्रूट्स और शुगर की अच्छी सी बड़ी सी स्टफिंग होती है। मैं तो फोटो देख के बता रही हूँ, मैंने खाई नहीं है कभी। पुथेराकुलू में पुथा जो है उसका मतलब होता है कोटिंग, और रेकुलू का मतलब होता है अंदर जो शीट होती है, तो शीट की कोटिंग और अंदर सारी मस्त मस्त चीजें भरी हुई हैं। तो आंख बंद करके अंधे होकर के खा लो, बहुत यमी है। आंध्र प्रदेश पुथरेकुलू। ठीक है, चलो। कर्नाटका CM सिद्धरामैया लॉन्च गृह लक्ष्मी स्कीम। हाँ जी भाई, गृह लक्ष्मी स्कीम का कंफ्यूजन बताते हो। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम गृह लक्ष्मी स्कीम तेलंगाना की है कि कर्नाटका की है। तो अब गृह लक्ष्मी स्कीम दोनों जगह है, तेलंगाना में भी है, कर्नाटका में भी है। तेलंगाना वाली जो गृह लक्ष्मी स्कीम है उसमें जो फीमेल हेड ऑफ द फैमिली है उसको 2 या 3 लाख रुपए मिलते हैं वन टाइम, जिससे कि आप अपना घर वगैरह बना सकते हो, ये मदद दी जाती है। ठीक है। कर्नाटका वाली जो गृह लक्ष्मी स्कीम है उसमें 2,000 रुपये प्रति माह यानी 2,000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं, अगेन हेड ऑफ द फैमिली को ही, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल नीड्स पूरी कर सको। तो नाम सेम है स्कीम्स का, लेकिन बेनिफिट्स डिफरेंट है। समझ में आ गया? तो अब कंफ्यूज नहीं होने का है। सो विमेन फाइनेंशियल एड जो कि स्कीम मैसूरू के अंदर लॉन्च की गई है, जिसमें 2,000 रुपये एवरी मंथ हेड फीमेल को दिए जाएंगे एक फैमिली के अंदर। अच्छा, कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपने प्रोमिस किए थे कि अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो ये स्कीम्स लॉन्च करेंगे। उसमें से 4 स्कीम उन्होंने पूरी कर दी, जैसे शक्ति, गृह ज्योति, अन्न भाग्य और गृह लक्ष्मी। और युवा निधि जो अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता या जो अलाउंस होता है उसके लिए भी अब वो लेकर के आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। व्हाइट सांभर डियर डिस्कवर्ड। क्या ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि व्हाइट सांभर डियर डिस्कवर हुआ है? नहीं। कहाँ हुआ है? नो। लेकिन जहाँ हुआ है उससे रिलेटेड थोड़े स्टैटिक पॉइंट जानने जरूरी है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। व्हाइट सांभर क्यों हुआ, इसमें व्हाइट क्यों हो गया, ये कौन सी कंडीशन होती है, जानना जरूरी है। तो व्हाइट सांभर डियर को डिस्कवर किया गया कावेरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अंदर, कर्नाटका में। कावेरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पड़ती है? कर्नाटका में पड़ती है। 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करती है ये, एक तरह से उसमें फैली हुई है। और क्रूशल कनेक्शन है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के अंदर, बिलगिरी रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व, और मालेम महादेश्वर हिल्स वाला जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है वहाँ पे। अब ये जो डियर है व्हाइट सांभर डियर, ये व्हाइट क्यों हुआ? क्योंकि इसको एक कंडीशन है ल्यूसिसिज्म। एक कंडीशन होती है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म के अंदर जो स्किन को कलर देने वाला पिगमेंट होता है मेलेनिन, वो बनता ही नहीं है, नो मेलेनिन, तो एल्बिनिज्म हो जाता है। जब ये मेलेनिन कम बनता तो है पर कम बनता है, तो इसको ल्यूसिसिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूसिसिज्म, पार्शियल लॉस ऑफ पिगमेंट। ठीक है, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, ल्यूसिसिज्म क्या होता है, एल्बिनिज्म क्या होता है, और कावेरी जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है वो कौन से स्टेट में पड़ती है। ठीक है जी, चले आगे। सालेम सागो गेट्स GI टैग। नवरात्रों का टाइम चल रहा है और ये सागो यानी साबुदाना घर घर में बन रहा होगा, कोई साबुदाने की खिचड़ी बना रहा होगा, कोई खीर बना रहा होगा, तो सालेम सागो को GI टैग मिला है। कहाँ है भाई ये सालेम? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर जो सलेम है वहाँ का जो साबुदाना है उसको GI टैग मिला है। और साबुदाना इससे बनता है, कच्चे टेपियोका से, कच्चा टेपियोका उसे साबुदाना बनता है। और इंडिया के अंदर तमिलनाडु जो है वो 40% ऑफ सागो का टोटल प्रोडक्शन करता है, और तमिलनाडु में सालेम जो है वो सबसे लीडिंग है प्रोडक्शन के अंदर।
ओके, सलेम जो है उसको पहले भी जीआई टैग मिल चुका है रॉ सिल्क के लिए और मालगोवा मैंगो के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोशल वेलफेयर स्कीम है कलेग्नर मागलिर उरिमय थोगय थेतम, और इसको लॉन्च किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट। ये भी वही हेड ऑफ द फैमिली को मिलेगा फाइनेंशियल बेनिफिट 1000 रुपये पर मंथ। ठीक है, कलेग्नर कहीं आ जाता है ना तो तमिलनाडु एसोसिएशन कर लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा। सो 1 करोड़ फीमेल्स जो है फैमिली हेड, उनको 1000 रुपये पर मंथ का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। सीताकली लोक कला, केरल की सीताकली लोक कला या फोक डांस फॉर्म कहाँ का है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सीताकली फोक आर्ट न्यूज़ में आती है कि 20 मेंबर का एक ग्रुप है केरला के बाहर जाकर के पहली बार ये फोक आर्ट परफॉर्म करने वाले हैं, फोक डांस है ये। और क्योंकि ये धीरे धीरे कम होती जा रही है तो इसको और प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। यूजुअली अर्ली टाइम्स में क्या होता था कि जो ओणम फेस्टिवल है ना, उस टाइम इस डांस को परफॉर्म किया जाता था, और यूजुअली जो दलित आर्टिस्ट हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं, वो भी 2 कम्युनिटी के, वेदा एंड पुलिया कम्युनिटीज़ के। और इसमें जो रामायण के सीन है, देखो नाम से समझ में आ रहा होगा सीताकली। सीता जी का जो पूरा सीन होता है, सीता जी का हरण होना और फिर राम जी का जाना छुड़ा के लाना, हनुमान जी का, रावण का, ये सारे जो चित्रण होते हैं वो इसमें डिपिक्ट किए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट गंजीरा, मणिकट्टा, चिरट्टा, कैमनी, ये सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, अब हम आते हैं शॉर्ट न्यूज़ कैटेगरी की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नागालैंड बिकम्स फर्स्ट स्टेट। शॉर्ट न्यूज़ क्या होती है, जो नए बच्चे उनको बता दूं। नॉर्मली जो न्यूज़ डिटेल डिस्कशन मांगती है वो हमने देख ली है। अब ये 1 लाइनर सॉर्ट ऑफ या हेडलाइन सॉर्ट ऑफ न्यूज़ है, इनको सिर्फ इतना ही पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा आ जाएगा। नागालैंड बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जिसने आधार लिंक्ड बर्थ सर्टिफिकेट चालू किया है। ठीक है, देन एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट, कहाँ की, महाराष्ट्र की, तो उन्होंने अप्रूवल दिया है कि औरंगाबाद का नाम चेंज करके कर दो छत्रपति संभाजी नगर, उस्मानाबाद का चेंज करके कर दो धाराशिव, कर दो, अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, फिर यही एकनाथ शिंदे जी, इन्होंने फर्स्ट ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस कहाँ इनॉग्रेट की, मुंबई में। इंटरनेशनल कॉफी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, बताओगे, पढ़ चुके हैं, इसी महीने की न्यूज़ में पढ़ा है, बताइए जल्दी। इंटरनेशनल कॉफी कॉन्फ्रेंस फर्स्ट टाइम हुई है इंडिया में, कहाँ हुई है, जल्दी से आप बताओगे। और ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, मुंबई में, हल्दी, मुंबई। माई ईयर इज पेनिंग वेरी बैड, कान में कौन सी नस चढ़ती है भाई। चलो आ जाओ। गुजरात असेंबली हैज पास्ड गुजरात लोकल अथॉरिटीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2023, जिसके तहत जो ओबीसी कम्युनिटीज है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाले एरियाज में, उनमें उनका रिजर्वेशन अभी 10% है, अब वो बढ़ करके 27% हो जाएगा। देन मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर इनॉग्रेट किया गया है जोधपुर में, कहाँ, राजस्थान की न्यूज़ है ये, वहाँ के सीएम अशोक गहलोत द्वारा। उत्तराखंड लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट पॉलिथीन वेस्ट बैंक, तो इंडिया का पहला पॉलिथीन वेस्ट बैंक है भाई, पॉलिथीन यहाँ दे जाइए आप, कचरा मत कीजिए, वो उत्तराखंड के अंदर लॉन्च किया गया है सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। यूपी अचीव्ड 100% ODF प्लस स्टेटस, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच नहीं। और ये जो प्लस लगता है ना, प्लस का मतलब है एक तो ओपन डेफिकेशन नहीं, यानी हर जगह शौचालय बने हुए हैं, टॉयलेट्स बने हुए हैं, दूसरा जो वेस्ट है ना उसका मैनेजमेंट भी प्रॉपर हो रहा है, जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है उसका। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत ये ODF प्लस स्टेटस अनाउंस किया गया। बिहार के अंदर पितृपक्ष मेला गया सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया गया। ठीक है, पितृपक्ष मेला कहाँ होता है, मुख्य रूप से बिहार में गया में होता है। और कौन से मंदिर में ऑर्गेनाइज करवाया गया, विष्णुपद टेम्पल के अंदर। देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी जो है, उन्होंने फ्लैग ऑफ की इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली बस दिल्ली के अंदर। ठीक है, फ्लैग ऑफ यानी वहां से लॉन्च किया उन्होंने। गूगल ने लॉन्च किया एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम। अर्थक्वेक अगर आएगा तो अलर्ट कर देगा ये एंड्रॉयड फोन्स के ऊपर। सो एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम गूगल ने लॉन्च किया है, किसके साथ कोलैबोरेट करके, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA और साथ में नेशनल सेंटर फॉर सीज्मोलॉजी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में आता है। देन सीएम असम के जो है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने लॉन्च की मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असोम स्कीम। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर यानी जो एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहे हैं, जो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए लोगों को, यूथ को, इनको सब्सिडाइज रेट के ऊपर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी बेसिकली।
वापस बताती है पॉइंट। सो सीएम जो हैं असम के हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असोम स्कीम, जिसके तहत 2 लाख रुपए दिए जाएंगे 2,000 यूथ को, नहीं 2 लाख यूथ को ही, ठीक है, हर एक इंसान को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके, कुछ उनको अपना काम धंधा स्टार्ट करना है तो कर सके। बेसिकली फाइनेंशियल एड दिया जाएगा 2 लाख रुपए का, 2 लाख यूथ को, हर एक इंसान को 2 लाख रुपए। अकॉर्डिंग टू जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने ये ऐसा अनाउंस किया कि हमारे जो जितने भी विलेज हैं उनमें से 75% विलेजेस ODF प्लस हो चुके हैं, यानी ओपन डेफिकेशन नहीं होता वहाँ पे, वेस्ट मैनेजमेंट भी अच्छे से होता है। कितने विलेजेस इंडिया के? अबाउट 75% विलेजेस। सीएम प्रमोद सावंत, कहाँ के सीएम है ये? गोवा के। सो सीएम प्रमोद सावंत ने भी लॉन्च की है कुछ स्कीम। पहली है गृह आधार स्कीम और फिर है चावते बाजार, और ये दोनों स्कीम्स हाउसवाइफ्स को एम्पावर करने के लिए, उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने के लिए है। ठीक है जी, तो इसके साथ में हमारा स्टेट न्यूज़ का सेक्शन तो हो जाता है खत्म। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, विच इज़ फाइनेंस न्यूज़। अब ये फाइनेंस न्यूज़ ऐसा नहीं है कि जो बैंकिंग के बच्चे उन्हीं के लिए नहीं, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये बेसिक फाइनेंस न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, उतनी ही इसमें इनकॉर्पोरेट की गई है। अगेन मैं बता दूं, बैंकिंग वाले बच्चों आपको डेफिनेटली वीकली बैंकिंग और इकोनॉमिक्स का जो करंट अफेयर होता है वो अटेंड करना ही चाहिए। वो आप ही के लिए बनाया जाता है, एवरी मंडे 4 PM, ठीक है, पायल ना। चलो आ जाओ बैंकिंग सेक्शन पे। उससे मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, विच इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया टू लॉन्च UPI ATMs? पहला पब्लिक सेक्टर बैंक यानी गवर्नमेंट बैंक जो होता है जिसने UPI ATM लॉन्च किए हैं, यानी कार्ड वार्ड की जरूरत नहीं है, UPI से ही आप ATM से पैसे निकाल सकते हो। ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? नाम बताइए। गॉट इट? क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, तो पहली न्यूज है बीमा सुगम। सुगम यानी आसान करना किसी चीज को। बीमा सुगम के एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। सो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI ऐसा एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर के आ रहा है सबके लिए, जिसमें कि जितने भी इंश्योरेंस होंगे अलग अलग तरह की, अलग अलग कंपनीज के, वो एक ही जगह मिल जाएंगी, वहीं से खरीदी जा सकती है, वहीं से क्लेम किया जा सकता है, वहीं से सारी चीज़ें सेटल की जा सकती है। तो बहुत सुगम यानी ईजी हो जाएगा। इंश्योरेंस स्कीम चूज कर लो अलग अलग कंपनी की, क्लेम सेटलमेंट, पेपरलेस प्रोसेसिंग सब एक जैसे जगह से पॉसिबल हो सकेगी। और ये अभी नहीं, ये अगले साल तक लॉन्च होगा, जून 2024 तक। IRDAI ये एकदम एपेक्स बॉडी है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर इंडिया में, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद के अंदर। कोटक म्यूचुअल फंड, ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोटक म्यूचुअल फंड जो है उसने इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप विद CBSE, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, जो है स्कूल्स वगैरह जो होते हैं वो इससे एफिलिएटेड होते हैं। सो कोटक म्यूचुअल फंड ने पार्टनर किया है CBSE स्कूल्स के साथ, और वहाँ के जो टीचर्स हैं ना उनमें फिनेंशियल लिटरेसी या फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट को लेकर के प्रोग्राम्स वो चलाएंगे, और उस प्रोग्राम का नाम क्या होगा? सीखो पैसे की भाषा। तो टीचर्स को एम्पावर करेंगे कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करिए, और इनका टारगेट है अराउंड 75,000 प्लस टीचर्स तक पहुँचना, उसमें से मिनिमम 50% फीमेल्स होनी चाहिए। तो एक अच्छा तरीका है अपना मार्केट बेस बढ़ाने का, है ना। CCI clears एयर इंडिया विस्तारा मर्जर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस ऑफ कोर्स। सो CCI क्या है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है कि हाँ जी, ग्रीन सिग्नल दे दिया है टाटा SIA एयरलाइंस के अंडर में जो एक ब्रांड आती है जिसके नाम से वो ऑपरेट होती है, विस्तारा एयरलाइंस और एयर इंडिया का मर्जर हो जाए। ठीक है, अब TSAL यानी टाटा सिया एयरलाइन लिमिटेड जो है वो ऑलरेडी एक जॉइंट वेंचर है टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच में। इतना डिटेल में नहीं भी जाएंगे, तो बस विस्तारा और एयर इंडिया के बीच का जो मर्जर है उसको अप्रूवल मिल गया है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से। हिताची पेमेंट सर्विसेज लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट एवर UPI ATM विद NPCI। अब देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था फाइनेंस के, कौन सा गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है जिसने UPI ATM लॉन्च किए हैं? बैंक। ओके, यहाँ पे बैंक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हिताची पेमेंट सर्विसेज जो एक नॉन बैंकिंग कंपनी है उसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला UPI ATM NPCI के साथ में मिलकर। तो ये नॉन बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है, वो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक की बात हो रही थी। ठीक है, तो फर्स्ट एवर UPI ATM जो वाइट लेवल ATM होगा इंडिया का, वाइट लेवल ATM क्या होता है अभी मैं बताऊंगी, वो किसने लॉन्च किया है? जापान बेस्ड हिताची लिमिटेड के ही हिताची पेमेंट सर्विसेज ने, और हमारे NPCI दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर के। तो ये जो ATM है ना, इससे आप कार्डलेस कैश विड्रॉल वगैरह कर सकते हो, फिजिकल कार्ड की नीड नहीं है।
वाइट लेबल एटीएम्स क्या होते हैं? अभी हमने देखा तो वाइट लेबल एटीएम्स वो होते हैं जो नॉन बैंक्स जो होते हैं वो ओन और ऑपरेट करते हैं, और आप इसमें कार्ड वार्ड के साथ या उसके बिना चीज़ें निकाल सकते हो। ग्रीन लेबल एटीएम्स भी होते हैं जो बेसिकली एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज में लिए जाते हैं। इंडिया लॉन्चेस हेलो यूपीआई भारत बिल पे कनेक्ट फॉर वॉइस एक्टिवेटेड कॉन्वर्सेशनल पेमेंट्स, यानी कि वॉइस कमांड से पेमेंट इनिशिएट होगा, मशीन्स वगैरह जो है वो इनिशिएट कर देंगी। तो जैसे हम हे सीरी बोलते हैं, इसी तरह से हेलो यूपीआई हो गया, भारत बिल पे कनेक्ट हो गया। तो 2 कॉन्वर्सेशनल पेमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो एनपीसीआई लेकर के आया है। वॉइस इनेबल्ड यूपीआई पेमेंट होंगे इंग्लिश और हिंदी में, यानी आपको यूपीआई करना है तो आप वॉइस से ही वो कमांड दे सकते हो, ठीक है। और इसके लिए एनपीसीआई ने भाषणी प्रोग्राम जो है आईआईटी मद्रास का और एआई फॉर इंडिया इनके साथ टाई किया है, क्योंकि लैंग्वेज वगैरह इनपुट करना है ना, तो इसलिए भाषणी प्रोग्राम, और बाद में दूसरे लैंग्वेजेस में भी इसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। एनपीसीआई ने ना रिसेंटली ये सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, सर्विसेज लॉन्च किए, हेलो यूपीआई, बिल पे कनेक्ट, यूपीआई लाइट टेक्स्ट, टैप एंड पे, क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई, यूपीआई एट एटीएम। तो ये एक जिस्ट दे दिया गया है जो आप देख सकते हो। देन नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, ट्रांजिट यानी जब आप मूवमेंट में होते हो, तो जब आप घूम फिर रहे हो, टूरिज्म वगैरह कर रहे हो, तो उसके लिए एसबीआई ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? एसबीआई ने लॉन्च किया है नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। इसका मेन काम क्या है? डिजिटल टिकट फेयर पेमेंट, यानी कि जब आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो जो भी आपकी टिकट्स है ना उनका पेमेंट डिजिटली आप कर सकते हो, रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज वगैरह सबके लिए, मेट्रो, बसेस, फेरीज, पार्किंग और इन सबके। उसके अलावा आप रिटेल और ई कॉमर्स में भी ट्रांजैक्शंस करो, लेकिन मेनली इसका पर्पस क्या है? ट्रांसपोर्ट मोड में जब आप टिकट का पेमेंट कर रहे हो तो इससे कर सकते हो। एसबीआई ने लॉन्च किया है। फिर हम आते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ पे। आरबीआई हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ मुंबई बेस्ड कपोल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो हाल ही में किसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है? कपोल कोऑपरेटिव का। टू एनहांस द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ एमएसएमईज, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और बढ़ाने के लिए सिडबी लॉन्च करेगा इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स, जिसका नाम है जीएसटी सहाय। तो इनवॉइस के बेसिस पे लोन्स वगैरह जीएसटी सहाय लॉन्च करेगा सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। टोटो शब्द संग्रह, टोटो, टोटो क्या है? एक भाषा है। सो टोटो शब्द संग्रह एक डिक्शनरी है जो कि रिलीज की जाएगी टोटो को बचाने के लिए, जो कि एक सीनो टिबेटन लैंग्वेज है और बहुत कम होती जा रही है, तो उसको जिंदा रखने के लिए इस डिक्शनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। और आपसे जो मैंने सवाल किया था उसका आंसर अब आप देखिएगा। स्टेट ओन्ड बैंक ऑफ बड़ौदा, कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा पहला पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने यूपीआई एटीएम्स लॉन्च किए हैं। ऑब्वियसली एनपीसीआई के साथ मिलकर ही होंगे, तो ये हो जाता है आपके क्वेश्चन का आंसर। तो जी ये थी आज की पूरी क्लास, जिसमें बहुत दर्द भी हुआ बीच में, अभी थोड़ा रिड्यूस हो गया है। ओके, बट आई होप जो भी कुछ पढ़ाया है, सिखाया है, डिस्कस किया है, समझ में आ गया होगा। इसके साथ हमारा पूरा सितंबर का मंथली कंपाइलेशन हो जाता है ख़त्म। 6 सेगमेंट्स के अंदर हमने पूरा मंथली कंपाइलेशन किया। अगर आप इतना करंट अफेयर आपने अगर ये 6 सेगमेंट्स देख लिए हैं, मुझे नहीं लगता है इसके बाहर जाने की आपको ज़रूरत है। यहाँ से आप अच्छा खासा कवरेज कर चुके हो, बस प्रॉपर रिविजन कीजिएगा। पीडीएफ का जानकारी मैंने आपको दे ही दी है। डेली सीए अगर आप फॉलो करते हो, वीकली से अपना क्विक रिविजन वगैरह कर लेते हो, फिर मंथली कंपाइलेशन देख लेते हो, नथिंग एल्स शुड बी नीडेड मेरे ओपिनियन के अंदर। ठीक है, चलिए एंड करते हैं आज के सेशन को with a very wonderful quote by Martin Luther King Jr. If you can't fly then run, I'm sure ही सुना होगा। उड़ नहीं सकते भागो, भाग नहीं सकते चलो, चल भी नहीं सकते तो रेंगो, क्रॉल करो। But whatever you do, you have to keep moving forward. जब जितनी श्रद्धा, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, हिम्मत, जो भी कुछ हो उस हिसाब से चलो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। जैसे कि क्या होता है, मैंने पिछले मंथ के एंड में भी आई रिमेंबर मैंने कहा था कि इस बार हम मंथली सीए जल्दी ले आएंगे, बट देन परचम फैमिली के एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति की मदर पास्ड अवे एंड शी हैड ऑलरेडी लॉस्ट हर डैड अर्लियर। सो अब ऐसी कंडीशंस बन जाती है कि आप चाहते हुए भी आप बहुत तेज मूव नहीं कर सकते हो, वरना आई एम रियली श्योर मैंने आपका मंथली सीए इस बार बाय 6th रादर, क्योंकि बहुत से बच्चों के एग्जाम थे 6 को, तब तक मैंने आपको फिनिश कर दिया होता, पर इस बार नहीं कर पाए। वाई? बिकॉज कंडीशन सर्कमस्टांसेस आ गए आपके सामने। आप कितना भी प्लान कर लीजिए, आप सर्कमस्टांसेस से नहीं जीत सकते।
राइट? तो ऐसे कंडीशन में जब आपकी प्लानिंग जो की होती है कि ओके आई विल बी डूइंग दिस, आई विल बी डूइंग दैट, और वो फॉर वट एवर रीजंस नहीं फुलफिल हो पा रही, देन व्हाट? क्या सब कुछ छोड़ दो कि ठीक है भाई अब तो हम नहीं कर रहे? या फिर उस कंडीशन में जितना पॉसिबल हो बेस्ट पॉसिबल करो. सो दिस इज व्हाट इवन आई ट्राई टू डू. ऑफ कोर्स मंथली सीए बहुत डिले हुआ, आज शायद 16th है, 16 तक कहाँ 6th और कहाँ 16, इट गॉट डिलेड बाय 10 days, बट देन दिस इज द बेस्ट पॉसिबल दैट कुड बी डन इन दिस सिनेरियो, राइट? सो जैसे पिछले महीने माई डॉटर गॉट टाइफॉइड, तो उस केस में आई कुड नॉट हैव चोजन टू रिकॉर्ड रादर देन लीविंग हर इन 105 डिग्रीज 105.5 डिग्रीज टेम्परेचर, राइट? इस महीने ये सिचुएशन आ गई. सो ये कोट यही बोलता है कि जब आप अपना जो बेस्ट कर सकते हो, अगर आपका बेस्ट फ्लाई करना है तो अपनी बेस्ट स्पीड में काम कीजिए, बेस्ट फोकस से काम कीजिए. अगर वो नहीं कर पा रहे, उससे कम स्पीड में कर पा रहे हो तो भी कीजिए. बिल्कुल नहीं कर पा रहे, आपको लगता है नहीं भाई आज मैं 2 चैप्टर नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं एक पैराग्राफ ही पढ़ पाऊंगा, पढ़िए. एटलीस्ट दैट विल कीप द मोमेंटम इन यू. क्यों करिए? ऐसा क्यों नहीं करिए कि 5 दिन ब्रेक ले लीजिए कि चलिए कुछ नहीं हो रहा ना, 5 दिन ब्रेक ले लो, उसके बाद एक साथ शुरू करेंगे. मोमेंटम गेट्स ब्रोकन, राइट? सो जितना पॉसिबल है कि जहाँ इफ यू प्लान टू टेक अ ब्रेक दैट इज अनदर थिंग, लेकिन अनप्लान्ड ब्रेक नहीं. अगर आपके सामने सर्कमस्टांसेस की वजह से हथियार डाल रहे हो वो मत करो, ठीक है? तो जितना पॉसिबल हो सके, आज इतना नहीं पढ़ पाएंगे इतना पढ़ पाएंगे, आज इतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे इतनी कर पाएंगे, आज इतनी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे इतनी कर पाएंगे, ठीक है? जो टारगेट था वो निकल गया पीछे, पर अब जितना बेस्ट पॉसिबल हो उतना कर पाएंगे, जितना डैमेज कंट्रोल हो सकता है उतना कर पाएंगे. इस अप्रोच से आगे बढ़ेंगे तो मोमेंटम बरकरार रहेगा, अंदर का मोटिवेशन बरकरार रहेगा, आप खुद के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस ला पाएंगे कि नो मैटर व्हाट आई डिड नॉट गिव अप, राइट? सो दिस इज व्हाट द कोट इज ऑल अबाउट. जब जितना पॉसिबल हो अपना बेस्ट करते जाएं. सो दिस व्हाट आई टेक योर लीव. मंथली सीए खत्म हो चुका है इस महीने का. अब हम स्टैटिक पोर्शंस कुछ कवर करेंगे. नोबेल प्राइज अनाउंस हो चुके हैं, सारे फटाफट से याद करेंगे, जल्दी से सेशन लेकर के आते हैं, उसके बाद स्टैटिक पढ़ेंगे. मुझे मेरा स्टैटिक का कोर्स भी आपके लिए लॉन्च करना है एसएससी का, उसके ऊपर भी काम करेंगे. मिलते हैं जल्दी. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.